अच्छा कंटेंट तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप क्रिएट करें, लेकिन अच्छा कंटेंट क्रिएट करना सबके बस की बात नहीं है। और अगर आपको आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग नहीं आती है तो भी ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो बड़ी अच्छाई वाली बात है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से डिज़ाइन की भी बात हुई थी। सो आपको ये स्किल्स एनहांस करने हैं अपने, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते, आप शाय फील मत करें, अपने क्लाइंट से बात करें कि हमें अच्छा कंटेंट चाहिए और अच्छा कंटेंट के लिए हमें अच्छा राइटर चाहिए, ताकि हम उसको प्रोड्यूस करें और उसके बाद हम एसईओ बेहतर करें। तो एक चीज़ तो ये ध्यान जहन में रखें कि आपने जो है कंटेंट प्रोड्यूस करवाना है, खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोड्यूस करवा लें। लेकिन एक एक टिप मैं आपको बता सकता हूँ बड़ी अच्छी, जो लोग करते हैं, वो ये कि जिनको अच्छा कंटेंट नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो क्यूरेट करना शुरू कर देते हैं। क्यूरेशन का मतलब क्या है? क्यूरेशन का मतलब ये है कि आप बजाय इसके कि खुद कंटेंट लिख रहे हों, आप जो लोग कंटेंट लिख रहे हैं, आप उसको पढ़ें, उसको एनालिसिस करें, उसको कंबाइन करें। आप एक लिस्ट ऐसी बना लें कि वो आप लोगों को अपनी एक लिस्ट बनाकर बताएँगे जी कि मैंने इस हफ़्ते में ये 5-10 आर्टिकल देखे हैं जो बेहतरीन आर्टिकल हैं। कंटेंट क्यूरेशन बेसिकली किसी का लिखे हुए कंटेंट को, अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करना, बुक मार्क करना, ये इसको कंटेंट क्यूरेशन बोलते हैं। बुक मार्किंग सर्विसेज़ भी इसीलिए कहलाई जाती हैं कि वो जो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उसको बुक मार्क करके रख लेते हैं। तो ये लोगों ने इसको हैबिट बना के कंटेंट क्यूरेशन की एक नई साइंस पूरी जो है ना वो डेवलप होगी कि इंस्टेड कि आप कंटेंट क्रिएट करें, आप दूसरों को कंटेंट क्रिएट करने दें। जब वो कंटेंट अच्छा क्रिएट करेंगे, आप उस कंटेंट को सिर्फ़ अपनी ऑडियंस तक देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ इसकी, कि लोग लिस्ट बना रहे हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर टूल्स की लिस्ट है, एक मोबाइल कैसे ठीक करना है, इसके अगर आपको पता लग गया कि टिप्स कहीं लिखी हुई हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं कि टॉप 10 लिस्ट टू मेंटेन योर वेबसाइट। तो आपने किसी ने लिस्ट बनाई और आपने 8-10 लिस्टें ढूँढी, आपने उन सबको इकट्ठा किया, आपको लगा कि वो अच्छी लिस्टें हैं। आपने उन 5-10 लिस्टों को इकट्ठा करके उनके अंदर जो मवाद था वो पढ़ने के बाद आपने एक अपनी समरी लिखी और समरी के बाद नीचे लिंक दे दिए कि भाई मेरी नज़र में ये 10 लिस्टें हैं जो सबको देखनी चाहिए। जबकि आपने अपनी लिस्ट नहीं बनाई, आपने लिस्टों की लिस्ट बना दी। तो होता ये है कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, अगेन इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप किस तरह से कंटेंट को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से कंटेंट को क्रिएट करते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आपने कोई नया थीसिस लिखना है, कोई नए वर्ड्स ईजाद करने हैं। आपने किसी का काम लिखा है, आपको लिखना नहीं आ रहा, आप हफ़्ते में एक आर्टिकल ऐसा लिखें जो पूरे हफ़्ते की खबरों को इकट्ठा करे और आपकी ऑडियंस को मिल जाए। आप इससे बेसिकली क्या कर रहे होंगे? जिस तरह से आपको चैलेंज फेस होता है कि आप रोज़ाना अच्छा आर्टिकल कहाँ से जाके पढ़ें, आप कौन से टॉप के आर्टिकल्स पढ़ें, कौन-सा मतलब जो है इस दफ़ा अच्छा आर्टिकल है या कौन-सी नई न्यूज़ थी, कौन-सी नई टिप थी जो मिस कर दी। लोगों के पास टाइम नहीं है। आप इसको कैश कर सकते हैं इस तरह से कि जिनके पास टाइम नहीं है, आप उन्हें कहें जी कि आप बजाय इसके कि इधर-उधर 15-20 वेबसाइट पे देखें जाके, मैं 15-20 वेबसाइट रोज़ देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आपको हर हफ़्ते में टॉप 10 आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, टॉप 10 मोबाइल्स आपको देखने चाहिए, टॉप 10 ऐप्स आपको देखनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोबाइल स्टोर चला रहे हैं, ऐप्स एक बड़ी अच्छी कैटेगरी बन सकती है कि आप मोबाइल तो नहीं, आप बेच तो मोबाइल रहे हैं, ऐप्स तो नहीं बेच रहे, लेकिन आपका यूज़र जो मोबाइल खरीदेगा, वो ऐप्स भी तो डाउनलोड करेगा। अगर आप उस ट्रैफ़िक को कैप्चर करना शुरू कर दें कि लोगों को ये नहीं पता कि नोट्स के लिए कौन-सी ऐप अच्छी है, लोगों को ये नहीं पता कि मैंने फ़ोटो कैमरे के लिए कौन-सी ऐप अच्छी है या एडिटिंग के लिए कौन-सी ऐप अच्छी है। अगर आप रिव्यू करना शुरू कर दें, आप किसी का कंटेंट लिखा हुआ, उसको सिर्फ़ रिव्यू करना है। आपने क्यूरेट करना है कि भाई ये अच्छी लिस्ट बनी हुई है, देखिए ये 4 लिस्टें बनी हुई हैं। इन 4 लिस्टों को मैंने एक 5वीं लिस्ट बना दी है जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्टें मेंशन है। इस तरह से आप क्रिएटिवली बजाय क्रिएट करने के कंटेंट आप क्यूरेट करते हैं और कंटेंट क्यूरेशन एक प्रॉपर स्किल बन चुका है। जिनको अच्छी तरह आती है, वो सिर्फ़ दूसरों को कंटेंट शेयर करके उस पे अपना एनालिसिस डालते हैं और वो अपनी जो है ना वो दुकान चलाते हैं। तो बेसिकली आपको भी ये देखना है कि अव्वल तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो शुरू में या हर हफ़्ते आप दूसरों का कंटेंट देखें, जो अच्छा लिख रहे हैं, उनको प्रमोट करें। आपकी ऑडियंस को ये फ़ायदा होगा कि उनको एक ही जगह पे आपसे कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि 15 वेबसाइट जाके देखें, उनको पता है कि यार ये बंदा रिसर्च करता है, ये बंदा अच्छे आर्टिकल लिख के रखता है और ये शेयर करता है। जब आप ये आसानी देंगे, तो मैं आपकी वेबसाइट पे बार-बार आऊँगा सिर्फ़ ये पढ़ने कि आपने नेक्स्ट क्या रिसर्च की। अगर आप थोड़ा-सा सोचें, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जब आप कुछ शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट वो इसी की एक एग्ज़ाम्पल है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप शेयर करते हैं। इसी तरह से आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, आप अपनी वेबसाइट पे शेयर करें और वहाँ पर ट्रैफ़िक जनरेट करें।
लिंक्स लेने के लिए सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना ही ज़रूरी नहीं है, आप कुछ टूल्स भी बना सकते हैं। तो अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग समझ जाएँ, अगर आप लोगों की नीड समझ जाएँ, अगर आप उनको वैल्यू डिलीवर करने की बात समझ जाएँ, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि आप सिर्फ लोग कंटेंट या वीडियोज़ या इमेजेस ही देखने नहीं आ रहे हैं, उनको आप डिफरेंट छोटी-छोटी टूल्स देकर भी आप अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ट्रैफ़िक बढ़ा सकते हैं और सबसे मज़े की बात आप लिंक्स भी बना सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोबाइल स्टोर चला रहा हूँ, मुझे पता है कि लोगों को प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन लेने में, वो बजट फ़ोन देखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक गाइड क्रिएट कर दी। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं एक टूल ऐसा छोटा-सा बना लूँ, मैं अपने डेवलपर को साथ बैठूँ, उससे बताऊँ कि भाई मुझे एक टूल बना दो जिसमें 2-3 चीज़ें चाहिए मुझे। एक चीज़ ये कि वो मैं उसको ये कहूँ कि जी सेविंग्स कैलकुलेटर के नाम से कि आप कितना सेव करेंगे, कितने महीने तो आप एक फ़ोन ले सकेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक सैमसंग का या किसी हुआवे का एक फ़ोन पसंद है जो 50,000 का है। अब मुझे ये देखना है कि मैं 6 महीने में कितने पैसे सेव करूँ, तो मैं ये 50,000 मोबाइल लेने के काबिल हो जाऊँगा। सो आप वो फ़ोन सेलेक्ट करवाएँ उससे, उसके बाद उसको पूछें कि जी आप मंथली कितना सेव कर सकते हैं। वो अगर मंथली बताता है कि जी मैं 5,000 सेव कर सकता हूँ, तो आपका नीचे रिज़ल्ट आ जाना चाहिए कि 5,000 अगर आप सेव करेंगे मंथली, तो आप 6 महीने में या 10 महीनों में 50,000 इकट्ठा कर लेंगे और आप 10 महीनों में अपना फ़ोन ले सकेंगे। अब कहने को ये लग रहा होगा कि आपको ये इससे मुझे क्या फ़ायदा? इससे आपको फ़ायदा नहीं, इससे आपके यूज़र को फ़ायदा है। अगर आप उसको छोटी-सी हेल्प करेंगे कि कैलकुलेट कर लें, तो वो आसानी से कैलकुलेट कर लेगा। आपको लग रहा होगा 50,000 कैलकुलेट करना कौन-सा मुश्किल काम है। बात सिर्फ 50,000 की नहीं है, अगर मेरा फ़ोन 47,000 का, मैं 3 महीने में उसको पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ, तो डिवीज़न में कैसे करूँगा? अगर मेरा मैथ्स कमज़ोर है या मुझे टेक्निकल नहीं चीज़ें पता, तो मैं आपकी वेबसाइट पे आऊँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा कि मैं महीने का मुझे ये फ़ोन चाहिए और मेरे पास 3 महीने में मुझे फ़ोन चाहिए, तो मैं कितने पैसे सेव करूँ तो मुझे फ़ोन मिल जाएगा। तो आपका कैलकुलेटर इस तरह से काम करना चाहिए कि वो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली करके बताए कि भाई इतने महीने अगर आप इतने पैसे सेव करेंगे, तो आपको ये फ़ोन मिल सकता है। ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी। इसी तरह से मैंने आपको एक और एग्ज़ाम्पल पहले दी थी कि अगर आप किस्तों पे भी फ़ोन दे रहे हैं या आपके पार्टनर को किस्तों में फ़ोन दे रहे हैं, तो आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इतने महीने इतनी किस्तें दोगे तो ये फ़ोन तुम्हारा वैसे भी अभी ले सकते हो और इतनी किस्तें देनी पड़ेंगी। इस तरह के कैलकुलेटर्स मैंने अक्सर देखे हैं फाइनेंशियल वेबसाइट्स के ऊपर, जिसमें इंश्योरेंस वाले या फंड्स वाले जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी आप महीने के कितने पैसे सेव करेंगे तो आपको अल्टीमेटली कितना 10 साल बाद 20 साल बाद कितना रिज़ल्ट मिलेगा। या आप अगर आप इतने पैसे सेव करेंगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, या आपकी मंथली इनकम इतनी है तो आपके इतने आपका टैक्स जो गोशवारे हैं वो अल्टीमेटली आपने साल में इतना टैक्स पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है कि आपने अपनी ऑडियंस को वैल्यू देनी है, सिर्फ कंटेंट नहीं। इसको भी कंटेंट समझें, टूल्स को भी कंटेंट समझ कर अगर आप उनको अपने छोटे-छोटे टूल्स बनवा लेंगे, ये करने को तो शायद आपकी थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट होगी डेवलपर के साथ बैठ के, लेकिन वैल्यू वाइज़ आप अपने कंपटीशन को बीट कर देंगे। आपका कंपटीशन आपको पकड़ ही नहीं सकेगा और आपकी अथॉरिटी इतनी बिल्ड हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली लिंक्स जनरेट करेंगे। सो जितना हमने पहले बात की कि आप इनबाउंड मार्केटिंग करें, अच्छा कंटेंट लिखें और कंटेंट मार्केटिंग करें, असल में जितनी सारी चीज़ें आप करते जाएँगे, ये लिंक्स भी आपको मिलते जाएँगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली एक अथॉरिटी बन जाएँगे। अथॉरिटी को जब आप क्रेडिबिलिटी विन कर लेंगे, लोग आपको लिंक करेंगे और अल्टीमेटली हमारी एसईओ बेहतर होगी और आई गेस कि यही चीज़ हम सब चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी लिंक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, मुझे लग रहा है कि शायद आप डर रहे होंगे कि लिंक्स कैसे बनेंगे और ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ़ आपका मसला नहीं है, ये बेसिकली सबको यही लगता है कि लिंक्स कैसे बनेंगे और ये कौन बनाएगा। इसी वजह से लोग डर के मारे या टेक्निकल नॉलेज ना होने के मारे लिंक बेचना शुरू कर देते हैं। तो हुआ ये कि पिछले कुछ अरसे में जब लिंक्स बहुत ज़्यादा अरूज पे थे, वैसे तो अब भी अरूज पे हैं, लेकिन लिंक्स बेसिकली क्या करते हैं, आपको लिंक लेना आपके लिए एक मसला होता है, तो लोगों ने क्या किया, लिंक बेचना शुरू कर दिया है। अब जो टेक्निकल एसईओ जानते थे, जो एसईओ बेहतर कर सकते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर निश के ऊपर एक वेबसाइट बनाई और 50 वेबसाइट बना के हर तरह के लोगों को वेबसाइट के लिंक्स बेचना शुरू कर दिया। होता क्या था कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैंने हेल्थ पे एक वेबसाइट बनाई, मैंने फाइनेंस पे एक वेबसाइट बनाई, एक स्पोर्ट्स पे बनाई, एक एजुकेशन में बनाई, करते करते मैंने हर निश के ऊपर एक वेबसाइट बना ली और उसको किसी तरह से रैंक करवा लिया गूगल में, अच्छी अच्छी उसकी एसईओ कर ली। अब मेरी वेबसाइट अच्छी होगी तो जिसको मैं लिंक करूँगा उसकी वेबसाइट भी अच्छी होगी, ये चीज़ हमने समझ ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके देखूँगा टॉप 10 रिजल्ट्स को गूगल के पेज नंबर 1 पे देखूँगा कि कौन लोग नीचे रैंक कर रहे हैं। मैंने जाके दूसरे, तीसरे, चौथे या 10वें
नंबर पे जो बंदा आ रहा है उसको मैं जाके कहूँगा कि भाई आप नीचे रैंक कर रहे हैं, आप इतनी ट्रैफिक मिस कर रहे हैं, आप मुझे महीने के इतने पैसे दें तो मैं आपको ऊपर लेके आ सकता हूँ। असल में लोग गारंटियाँ देते हैं एसईओ की, वो इसी बेस पे देते हैं कि उनके पास वेबसाइट्स पड़ी हुई होती हैं, वो जाके उधर लिंक लगाते हैं, उस लिंक से फ़ौरन जूस मिलना शुरू हो जाता है, वो जो एक्चुअली उनको वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो बूस्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि गूगल ये भी ट्रैक कर सकता है, गूगल को पता है कि कहाँ पर आप अननेचुरल कर रहे हैं। तो आप एक दफ़ा पैसे देकर लिंक्स ले लेंगे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो मसला ये होगा कि शुरू में शायद आपको एकदम से बूस्ट मिल जाए, लेकिन गूगल ये देखेगा कि ये कैसे लिंक आए। जैसे ही वो गूगल उनकी वेबसाइट विजिट करेगा और देखेगा कि वो तो सिर्फ एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर सिर्फ लिंक्स पड़े हुए हैं, उसमें एक्चुअली कुछ होता नहीं है, उधर कोई लोग ही नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वेबसाइट बनाई सिर्फ लिंक्स के लिए गई थी, वहाँ लोग जाते नहीं हैं, वहाँ जाके लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं, इंगेजमेंट नहीं है, सेशन लेंथ नहीं है, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, अगर है वरना तो ट्रैफिक ही नहीं है। तो सारी चीज़ें गूगल जब ट्रैक करेगा अल्टीमेटली वो आपको देखेगा कि आपने इनसे लिंक यकीनन बाय किया होगा, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि वो वेबसाइट चल ही नहीं रही है और आप उससे लिंक ले रहे हैं। तो होगा क्या कि आपकी वेबसाइट को पेनल्टी पड़ेगी और आपकी वेबसाइट डेड हो जाएगी। इस चीज़ को अवॉइड करें। लिंक्स देखने में लगता आसान है कि ये आप बाय करेंगे और आपका काम चल जाएगा, ये बहुत सारे लोग करते हैं। और अगर आप फाइवर पे या दूसरी वेबसाइट पे जाके देखें तो लिंक सेलिंग बाकायदा तौर पे एक एज अ सर्विस चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट एक दफ़ा गूगल में हिट हो गई, एक दफ़ा पेनल्टी पड़ गई, वो फॉर एवर के लिए आप समझे गई, क्योंकि रिकवर करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। अगर आप रिकवर करने के एफर्ट लगाएंगे तो उससे बेहतर आप 10 वेबसाइट की एसईओ कर लें, इतनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी आपको एक वेबसाइट को रिकवर करने में। तो रिकवर करना इट सेल्फ इज़ लाइक एक सुसाइडल मोड है कि आप रिकवर कर ही नहीं सकते हैं। आपका क्लाइंट आपकी प्रोफाइल गंदी कर देगा, या आपको अगर आप किस तरह का भी रिलेशन है वो रिलेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको ऐसे लिंक्स देंगे जो उसकी वेबसाइट को हिट करेंगे। सो पेड लिंक्स अक्सर लोग समझते हैं कि बड़ी आसान स्ट्रैटेजी है, और लोगों ने चूँकि बिज़नेस भी बना लिया, आप महीने के जिस तरह घर का किराया देते हैं, दुकान का किराया देते हैं, अब लिंक्स का भी किराया देते हैं। तो लिंक रेंटिंग एक प्रॉपर सर्विस बन चुकी थी। गूगल को ये इससे भी मसला था, गूगल ने हर तरह से पेड लिंक्स को मना किया है। अगर आपने पेड लिंक्स, आपने अगर किसी का रिव्यू लिखा है और आपने उससे पैसे लिए हैं, गूगल ने ये बाकायदा कंडीशन रखी है कि अगर आपने लिंक लगाया किसी का प्रमोशनल लिंक, साथ लिखें कि ये लिंक प्रमोशनल है और आपने इसके पैसे लिए हैं, और उसको नो फॉलो करें। अगर आपने किसी को लिंक दिया है तो उसको नो फॉलो करें। अगर आप किसी से लिंक ले रहे हैं पैसे देकर, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लिखे कि ये प्रमोशनल लिंक है, ये पेड लिंक है और ये पेड रिव्यू है, वट जो भी आपने उसको पैसे दिए जिस काम के लिए, वो बाकायदा मेंशन करेगा डिस्क्लेमर के अंदर, और ये भी वो उसको नो फॉलो भी करेगा। तो इवन दो आप पैसे देकर लिंक ले रहे हैं, आप डू फॉलो या फॉलो लिंक नहीं ले सकते, आप नो फॉलो लिंक लेंगे, ये गूगल की गाइडलाइंस कहती हैं। अगर आप किसी ऐसे एसईओ एक्सपर्ट के पास या किसी ऐसी एसईओ टेक्निक में फंस जाएंगे जहां आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े आसान लिंक्स मिल रहे हैं, प्रॉब्लम आपको ये हो जाएगी कि वो लिंक्स तो आसान होंगे, लेकिन कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में या कि कुछ दिनों में हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ही ना हो जिसकी आप एसईओ कर रहे थे। अगर आप वेबसाइट की एसईओ थोड़ी नॉर्मल करेंगे तो महीने के $200-400 मतलब $1000 जितने भी आप पैसे ले रहे हैं क्लाइंट से, वो आते रहेंगे। जिस दिन उसकी वेबसाइट डाउन हुई, आपका ना सिर्फ क्लाइंट गया हमेशा के लिए, आपकी वो जो मंथली रिकरिंग इनकम थी वो भी गई। और ये भी नहीं होगा अगर आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी, उसके बाद जो आपके मज़ीद आने वाले वैसे 5, 10, 15 क्लाइंट जो आपने अगले 1 साल में पूरे हायर करने थे, आप वो भी बेस कर देंगे। तो बेसिकली पेड लिंक्स इन शॉर्ट एक डेंजरस गेम है, रिस्की गेम है। अगर गूगल ने आपको पकड़ लिया, जो कि वो पकड़ लेगा, क्योंकि उसके हज़ारों की तादाद में पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो सिर्फ इसी काम पे लगे हुए होते हैं। हमने ना एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, ना हमें पता कि गूगल के सर्वर किस तरह से हमें ट्रैक कर रहे हैं। तो हम हमेशा इस रेस में हारेंगे, और मेरी कोशिश ये है कि आप इस रेस में मत फंसें। आप क्लाइंट को बाकायदा कहें कि भाई हम लिंक्स नेचुरल बनाएंगे, नेचुरल बनाने के लिए हमें कंटेंट चाहिए। अगर आप इस रेस में जाएंगे तो हमारी गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझसे भी जब लोग ये मांगते हैं तो मैं तो पहले गारंटी देता ही नहीं हूँ। अगर वो फिर भी ज़िद करें तो उनसे पहले ही कहता हूँ कि जिसके ज़िम्मेदार आप होंगे अगर आपने ये काम करना है। अव्वल तो क्लाइंट इतना समझदार होता है कि अभी भी वो आपसे ये चीज़ मांगेगा ही नहीं। जब आप उसको एजुकेट कर देंगे कि भाई ये चीज़ डेंजरस है और हम आपका भला चाहते हैं, आप भी क्लाइंट को बताएं ताकि वो एक इस गलत तरफ मत जाए, और इस बात का वो आपको शुक्रिया अदा करेगा। क्योंकि अगर वो किसी और के पास जाके हिट हो गया, उसको आपकी बात याद आएगी कि इस बंदे ने ठीक कहा था। मे बी वो वेबसाइट चली जाए, लेकिन मे बी आपको उसका अगला बिजनेस मिल जाए। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए आउटरीच कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट ढूंढ सकते हैं जो कि आपसे ये कहती हैं कि उनको आप अपना कंटेंट भेजें,
जब आप उनको अपना कंटेंट भेजेंगे तो उसके थ्रू आप उनसे बैकलिंक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको ढूंढ सकते हैं, उसके बाद उनसे रब्ता करना, उनको कन्विंस करना, उनके एडिटोरियल गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेंट लिखना, वो ऑफ कोर्स आप खुद देख लेंगे। लेकिन मैं इस केस में एक एग्जाम्पल लूँगा जिसमें मैं एक ब्लॉग होऊंगा और डिजी स्किल्स एक मेरा क्लाइंट हो सकता है। डिजी स्किल्स ने आउटरीच करनी है मुझसे कि भाई उस्मान अपनी वेबसाइट पे हमारा लिंक लगाओ। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जब आप किसी से बात करेंगे तो आप उसको कैसे अपना कंटेंट भेजेंगे, और जब वो पब्लिश होगा तो उसके मराहिल क्या होते हैं, और पब्लिश होने के बाद वो लिंक कैसा दिखता है। चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ऐसी वेबसाइट ढूंढने के लिए जहाँ पर मुझे ये पता हो कि वो हमारा कंटेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं गूगल की एक एडवांस्ड कमांड ढूंढूंगा जिसमें हम ये ढूंढेंगे कि किसने अपने टाइटल में राइट फॉर अस लिखा है। सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊँगा और वहाँ पर एक एडवांस ऑपरेटर की कमांड लिखूँगा जिसमें लिखा होगा राइट फॉर अस। इसकी जो कमांड है, ये ऑपरेटर मैंने आपको पहले बताए थे। इन टाइटल का मतलब ये है कि जितना भी रिजल्ट्स आए उनके टाइटल में ये फ्रेज़ लाजमी लिखी हुई हो, तो तभी वो मेरा रिज़ल्ट जो है फ़िल्टर होगा, वरना मुझे बेशुमार रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और मैं चूँकि ऑनलाइन कोर्सेज़ में एसईओ कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ की वेबसाइट्स में देखना चाहता हूँ कि ऐसी वेबसाइट जो ऑनलाइन कोर्सेज़ के कीवर्ड्स यूज़ करती हैं और साथ ही कंटेंट एक्सेप्ट भी करती हैं, तो मुझे वो वेबसाइट चाहिए। अगर आप किसी और इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी और निश में काम करते हैं, तो यहाँ पर अपनी आप हेल्थ की निश या जो भी आपने मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी निश है उसके प्रॉपर कीवर्ड यूज़ करें और उसके साथ ढूंढें कि राइट फॉर अस कहाँ कहाँ पर एक्सेप्ट होता है। अब चलिए देखते हैं कि इसको ढूंढने से हमें क्या मिलता है। मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप ये देखेंगे नीचे मुझे काफ़ी रिजल्ट्स मिल गए हैं, जिसमें सब में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है कि वो राइट फॉर अस लिखा हुआ, यहाँ पर भी राइट फॉर अस टाइटल में ये राइट फॉर अस, और ये देखिए यहाँ पर भी कहना है कि राइट फॉर अस थर्ड रिजल्ट में लिखा होगा। तो जितनी भी ये वेबसाइट हैं ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप उनको अपना कंटेंट भेज सकते हैं। तो मैं पहली दो वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूँ। ये तकरीबन 18,000 रिजल्ट्स मुझे नज़र आए हैं, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज के साथ साथ राइट फॉर अस भी उनके किसी पेज पे लिखा हुआ है। चलें पहली वेबसाइट खोलते हैं, इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ और साथ ही फिर मैं दूसरी वेबसाइट भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। पहली वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जितनी ये वेबसाइट है फ्री आईटी ऑनलाइन कोर्सेज, ये मेरे कोर्सेज से रिलेटेड एक डोमेन लग रही है, जिसमें डोमेन के अंदर भी उसका कीवर्ड आ रहा है, पेज के अंदर भी आ रहा है, और साथ ही इन्होंने लिखा है राइट फॉर अस का ये पेज बनाया हुआ है इन्होंने, और नीचे वो लिख रहे हैं कि अगर इंटरेस्टेड इन पब्लिशिंग योर आर्टिकल ऑन आवर वेबसाइट नो प्रॉब्लम जस्ट फिल द नेसेसरी डिटेल्स। तो वो कह रही है कि अगर आपने आर्टिकल पब्लिश करना है तो अपना नाम लिखें, ईमेल लिखें, अपनी आर्टिकल्स बताएं कि आपने किस आर्टिकल के बारे में लिखना है या क्या लिखना है, और सबमिट कर दें। इस तरह से आपकी एक रिक्वेस्ट उनके डेटाबेस में या उनको ईमेल के थ्रू चली जाएगी और वो फिर आपसे रब्ता करेंगे कि उन्होंने आपका आर्टिकल उनको पसंद आया या आपका कंटेंट उनको पसंद आया कि नहीं। तो याद रहे कि आपने हर क्लाइंट को जब भी आपने आउटरीच करनी है, आपने उसको प्रॉपरली पहले रिसर्च कर लेनी है कि ये कंपनी करती क्या है, ये आया एक प्रॉपर वेबसाइट है भी कि नहीं, और अगर वेबसाइट है तो इन पे ऑलरेडी किस तरह का कंटेंट पब्लिश होता है। अगर आप उनको रेलिवेंट आइडियाज़ भेजेंगे तो ही वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप उनको रेलिवेंट आइडियाज़ नहीं भेजेंगे तो वो हो सकता है कि आपको जवाब भी ना दें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनके होम पेज पे जाने के बाद मुझे नज़र आया कि वो कुलिनरी कोर्सेज़ या दूसरे कोर्सेज़, सी लैंग्वेज के कोर्सेज़ या दूसरे जितने भी ये कोर्सेज़ की एक वेबसाइट है जिसमें मेरा कंटेंट अगर पब्लिश होता है तो बड़ा रेलिवेंट कंटेंट होगा। तो उसमें मैं अपने जो कीवर्ड्स हैं वो भी मेरे रेलिवेंट ही होंगे, बिकॉज कि मेरी वेबसाइट ऑनलाइन कोर्स के बारे में हो सकती है और इनकी मैं ऑनलाइन कोर्स से मैं जब लिंक लूँगा तो वो गूगल उसको प्रेफर करेगा, बिकॉज उसमें अथॉरिटी ज़्यादा बिल्ड होगी। अब मैं दूसरी वेबसाइट को चेक करता हूँ इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो फॉर एग्जांपल आप देखें ये एक प्रॉपर बड़ा मैगजीन लग रहा है, उन्होंने अपनी पूरी एक गाइडलाइंस लिखी है कि आपने अगर हमारे लिए लिखना है तो आप कैसे कैसे हमारे लिए लिख सकते हैं। इसमें आप देखें कि किस तरह से उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद नीचे उन्होंने राइटर्स की गाइडलाइंस बताई हैं कि आप अगर राइटर बनना चाहते हैं या आप हमारे लिए कंटेंट लिखना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, यानी कि आप किसी का कंटेंट कॉपी करके उनको नहीं भेज सकते। तो हर वेबसाइट की एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी होती है, एडिटोरियल गाइडलाइन होती है कि किस तरह का वो कंटेंट एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप इस वेबसाइट पर अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इनकी गाइडलाइंस पढ़ेंगे और उन्होंने उसके बाद लिखा है कि अगर आपने पब्लिश करना है तो अपनी सबमिशन यहाँ पर जाके आप भेज सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे और अपनी सबमिशन उनको भेज देंगे। तो ये है जी वो 2-3 तरीके जिसके थ्रू आप अपनी आउटरीच करके अपना कंटेंट लोगों तक भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने कंटेंट भेज दिया उसके बाद आपके कंटेंट के साथ कैसे होगा, तो किस तरह से एक कंटेंट पब्लिश होता है और किस तरह से लिंक मिलता है। तो मैंने आपको कहा था मैं एग्जांपल दूंगा अपनी और डिजी स्किल्स की। लेट्स से ये मेरी वेबसाइट है उस्मान लतीफ़ test1usmanlateef.com और हम डिजी स्किल्स की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और
इमेजिन ये करते हैं कि ये जो डीजी स्किल्स की वेबसाइट है, इसमें उन्होंने एसईओ का जो मेरा कोर्स है, इसको हम क्लिक करते हैं। वो चाहते ये हैं कि ये एसईओ के इस कोर्स के लिए हम जो है उस्मान लतीफ़ की वेबसाइट से लिंक लें इस पेज के लिए। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से ये काम पीछे चलता है। जब आप मुझे कंटेंट भेज चुके होंगे तो मेरी वेबसाइट में उस कंटेंट को पब्लिश करूँगा और एक लिंक जो आपने मुझे दिया होगा, जो आप अपनी कंटेंट के साथ गाइडलाइन में भेजेंगे, मैं उसको उसमें एम्बेड कर दूँगा। मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ, पोस्ट में जाता हूँ। तो अगर आपने मुझे नया आर्टिकल भेजा है तो ऑफ कोर्स मैं वो वाला आर्टिकल पब्लिश करूँगा, लेकिन मैंने चूँकि पहले एग्जांपल के लिए एक आर्टिकल यूज़ किया था, तो मैं आपको इस एग्जांपल के लिए भी उसी आर्टिकल को एडिट कर लेता हूँ। इसमें जो आप मुझे टाइटल भेजेंगे वो मैं टाइटल लगा दूँगा, जो आप मुझे कंटेंट भेजेंगे मैं वो कंटेंट लगा दूँगा, जो इमेज भेजेंगे वो इमेज आ जाएगा, और इमेज में जो भी ऑल्ट टैग आपने सेट करना है, ये राइट साइड पर देखें ऑल्ट टैग की ऑप्शन है, यहाँ पर मेरा वो कीवर्ड मैं आपका ऐड कर दूँगा, और उसके साथ ही मैं आपका बाकी पूरा कंटेंट जब पब्लिश हो जाएगा तो इसमें आप मुझे कहते हैं कि उस मतलब हमारा जो लिंक है वो एक सर्टन कीवर्ड के अगेंस्ट आना चाहिए। तो कीवर्ड लेट्स से आपका कीवर्ड है कि जी बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्स। तो अगर आप ये कीवर्ड मुझे देते हैं तो मैं इसको एक सेंटेंस बना के, उसी के अंदर आपने खुद चूंकि प्रपोज करना है तो आपने एक सेंटेंस के अंदर ये अपना लिंक लगा के उनको भेजना होगा। तो मैं कभी लाइन लिख लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसमें लिंक देना चाहता हूँ डीजी स्किल्स को, ताकि गूगल जब मेरी वेबसाइट पे आए तो इस लिंक को वो देखे। मैंने अपना कीवर्ड चूज़ किया बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्स, और मैं इस पर लिंक पे क्लिक करता हूँ और जो मैंने डीजी स्किल्स का यूआरएल कॉपी किया था यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा साथ ही एंटर कर दूँगा तो देखें ये लिंक पब्लिश हो गया है। इसके साथ मैं वेबसाइट को पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने पब्लिश किया तो आप देखेंगे मेरी वेबसाइट पब्लिश हो गई है। वो कहता है व्यू पोस्ट कर लें, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। तो जब मेरा लिंक पब्लिश हो जाएगा तो आप देखें ये एक पब्लिक यूआरएल है जिसको गूगल क्रॉल कर सकेगा। मेरी वेबसाइट पे जब वो आएगा तो वो टाइटल पढ़ेगा, वो कंटेंट देखेगा, वो इमेजेस देखेगा, उसके ऑल टैग वगैरह, यानी कि पूरा कंटेंट आपने पहले से ऑप्टिमाइज़ किया होगा। और इसके अंदर ये जो लिंक है ये तो हमने पहले डाले थे जब हमने पहली एग्जांपल की थी, लेकिन जो एसईओ के लिए आपने मुझे लिंक दिया था वो मैंने फुटर में देखें इस तरह से एक आपको लिंक दिया है। और आप देख सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करूँ तो ये जो लिंक है ये एच ये AHREF लिंक जा रहा है आपकी एसईओ कोर्स के ऊपर। इसको मैं क्लिक करूं और न्यू टैब में देखूं तो बेसिकली ये वही लिंक है जो मेरे एसईओ का कोर्स है। और ये कीवर्ड किसके अगेंस्ट जा रहा है? पब्लिक इसका कॉन्टेक्स्ट है, एंकर टैग जिसको बोलते हैं, ये बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्स, ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये लिंक जा रहा है। तो गूगल जब मेरी वेबसाइट क्रॉल करेगा तो वो देखेगा कि इस पर कितने लिंक्स हैं जो दूसरी वेबसाइट्स को जा रहे हैं। अगर तो मेरी अथॉरिटी अच्छी है तो मैं जो लिंक जिस दूसरी वेबसाइट को दे रहा हूँ उनको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और किसके अगेंस्ट मिलेगा? वो जो एंकर टेक्स्ट मैंने आपको समझाया था कि जो टेक्स्ट नज़र आता है उसके अगेंस्ट नेक्स्ट टाइम जब गूगल में कोई लिखता है बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्स तो ये डीजी स्किल्स का कुछ ना कुछ रैंक अप हुआ होगा। कितना रैंक अप होगा वो डिपेंड करता है कि मेरी इस पेज की या मेरी इस वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है और क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है। जितनी अच्छी क्रेडिबिलिटी होगी उतना अच्छा आपको बैकलिंक मिलेगा। इसी तरीके से आप बाकी लोगों की वेबसाइट से भी उनको रिक्वेस्ट करके उनको आर्टिकल भेजकर अपने लिंक्स ले सकते हैं। तो ये आउटरीच के ज़रिए एक आसान तरीका है लिंक बिल्ड करने का। जी ट्रेनीज, इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि आप किस तरह से अपनी गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए दूसरी वेबसाइट ढूंढ सकते हैं जो आपका कंटेंट एक्सेप्ट करेंगे। मैंने तो फ्रेज़ यूज़ की थी कि राइट फॉर अस। आप इसके अलावा मल्टीपल फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि राइट गेस्ट ब्लॉगिंग या ऐड कमेंट या ऐड अ फॉरम पोस्ट या सेंड योर कंटेंट। इस तरह की बेशुमार आप टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट उसको एक्सेप्ट करती हैं, और साथ ही आप अपनी निश भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज चूज़ किया था, आप अपनी मर्ज़ी की निश या अपने क्लाइंट के वेबसाइट के मुताबिक वो निश चूज़ करें, क्योंकि रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप कहीं से लिंक ले रहे हैं तो वो रेलिवेंट भी होना चाहिए। इस तरह से आप रोज़ाना की बुनियाद पे या रेगुलरली आप दूसरी वेबसाइट ढूंढते रहेंगे, उनसे आप अपने रवाबित बढ़ाएंगे और उनको नए नए कंटेंट भेज सकते हैं। अगर तो आप एसईओ एज अ करियर ले रहे हैं तो इन वेबसाइट्स का एक डेटाबेस बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी वेबसाइट को जो नए क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी ये पुरानी वेबसाइट यूज़ कर सकें। जबकि अगर आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मल्टीपल वेबसाइट ढूंढें, ताकि आपका कंटेंट एक ही वेबसाइट पे ना पब्लिश होता रहे, आप मल्टीपल वेबसाइट से बैकलिंक्स लें। अभी तक हमने बात की कि लिंक्स लेने के लिए हमें दूसरी वेबसाइट पे कंटेंट लिखना या उसके लिंक्स वहाँ से लेने हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि दूसरी वेबसाइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर जाके लिंक्स लेना शुरू कर दें। सो ये मिसपरसेप्शन जो मिसकंसेप्शन लोगों की है कि
अगर फेसबुक पे लिंक लगाया है, ट्विटर पे लिंक लगाया है, तो वो भी हमारा लिंक काउंट होता है? बिल्कुल नहीं। सो फेसबुक का कंटेंट और ट्विटर का कंटेंट, ये सब कंटेंट जो है ये एक वॉल्ड कंटेंट बोलते हैं इसको। सो फेसबुक एक समझ लें कि किला है जो बंद है, गूगल उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो फेसबुक की आपने रिपोर्ट्स फाइल जब आपने देखी थी, मैंने आपको robots.txt वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि फेसबुक सारे सर्च इंजन्स को अपने कंटेंट क्रॉल करने से ब्लॉक करता है। जब वो कंटेंट ब्लॉक करता है, इसका मतलब ये कि गूगल उसको क्रॉल कर ही नहीं सकता अव्वल तो। दूसरी चीज़ ये कि वो नो इंडेक्स है, यानी कि वो गूगल के इंडेक्स में वैसे भी नहीं आ सकता। और तीसरी चीज़ कि वो नो फॉलो भी हैं। तो जितने भी लिंक्स आप गूगल के फेसबुक के ऊपर देखते हैं या दूसरे सर्च इंजन जो नहीं चाहते कि उनका कंटेंट गूगल में आए, वो सब नो फॉलो लिंक्स हैं, नो इंडेक्स लिंक्स हैं। गूगल कभी भी उनको क्रॉल नहीं कर सकता। अगर क्रॉल कर भी ले तो उनको वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकता, आपको लिंक वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकता। ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने जी वहाँ लिंक्स बना दिए हैं तो देखें लिंक्स हो गए। नहीं, जिन क्लाइंट्स को पता नहीं है उनके साथ शायद आप ये जुगाड़ लगा लेंगे, या आपके क्लाइंट के साथ किसी ने जुगाड़ लगाया होगा पहले। आप ये मेक श्योर करें कि आपको पता होना चाहिए जो लिंक्स हैं और कौन से लिंक्स नहीं हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट जो फेसबुक, ट्विटर या इस तरह से दूसरी वेबसाइट्स हैं, इन पे लिंक्स नहीं काउंट होते हैं। हाँ, वेब 2.0 वेबसाइट जो हैं, जिस तरह रेडिट हो गया, टम्बलर हो गया, दूसरी वेबसाइट हैं जो पब्लिक कंटेंट रखती हैं, तो उन सब का जो लिंक है वो काउंट होते हैं। सो इन शॉर्ट आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि गूगल सिर्फ पब्लिक कंटेंट और फॉलो लिंक्स की वैल्यू ट्रांसफ़र करता है। अगर गूगल किसी कंटेंट को इंडेक्स नहीं कर सकता या उसको फॉलो नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि गूगल उसके लिंक्स को भी आगे क्रेडिट नहीं कर सकता या उसकी वैल्यू नहीं दे सकता। तो आपने बस ये जज करना है क्या वो कंटेंट गूगल में इंडेक्स हुआ है, क्योंकि जिस पेज के ऊपर लिंक लगे अगर वो पेज ही गूगल में नहीं है तो आपको कभी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फेसबुक का कंटेंट गूगल में नहीं है, आपने फेसबुक पे पोस्ट लिखी, आपने कमेंट लिखा, वो गूगल में आपको नहीं मिल सकता क्योंकि गूगल में वो है ही नहीं। जब गूगल में वो है नहीं या गूगल उस तक नहीं पहुंच सकता तो गूगल उसकी वैल्यू आपको कैसे डिलीवर करेगा। तो ये ब्लैक हैट या एक तरह से समझिए 2 नंबर तरीक़ों से लोग पैसे लोगों से ले लेते हैं कि जी देखिए हमने इतने लिंक्स बनाए हैं। अगर आप ये करेंगे तो अगेन क्लाइंट को पता चल गया तो वो आपको पैसे नहीं देगा और आपकी प्रोफाइल फिर ख़राब होगी। लेकिन मेक श्योर ये करें कि लिंक्स आपको वैल्यू वो देंगे जो पब्लिक होंगे, जिनका वैल्यू लिंक ट्रांसफ़र हो सकती होगी, और वो बाकी सारे पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए हैं लिंक बिल्डिंग के, वो सब जब पूरे होते होंगे तभी आपका लिंक काउंट होगा। सोशल मीडिया वेबसाइट्स या वो वेबसाइट जहाँ पर गूगल एक्सेस नहीं कर सकता, जो कि नो इंडेक्स हैं, नो फॉलो हैं, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स हैं, उनके लिंक कभी भी गूगल ट्रैक नहीं कर सकता। तो ये याद रखिएगा। एक और चीज़ कि अगर आपका एक फॉरम है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उसका कंटेंट सिर्फ लॉगिन करने के बाद देखा जा सकता है, लॉगिन करने से पहले नहीं। ये दोबारा सुन लें, ऐसा कंटेंट जो लॉगिन करने के बाद नज़र आए मेंबर्स को और किसी को भी, ऐसे लिंक पे आप जाएं जहाँ पर वो कहेगी पहले लॉगिन करें फिर मैं लिंक दिखाऊंगा, आपको कंटेंट दिखाऊंगा, वो सब कंटेंट गूगल की एक्सेस से बाहर है। गूगल उसको कभी भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंटेंट को भी इंडेक्स नहीं कर सकता। ये सारे कंटेंट जितने भी यहाँ लिंक्स लगेंगे वो गूगल के लिए बेकार हैं या आपके लिए बेकार हैं, क्योंकि इसके लिंक्स आपको कोई वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसकी मेन वजह ये है कि ये सारे के सारे गूगल से ब्लॉक्ड हैं या गूगल उनसे ब्लॉक्ड है, और गूगल जब जिस चीज़ को देख नहीं सकता उसकी वैल्यू ट्रांसफ़र कर भी नहीं सकता। अब तक आपको पता चल गया होगा कि एसईओ में ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑन पेज में हमने सब कुछ वेबसाइट के ऊपर जो भी चेंजेस करनी है वो हम करते हैं ताकि गूगल उसको डेटा को अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट कर सके, उस तक पहुंच सके और उसको यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हम दिखाएंगे ताकि वो आगे अपने यूज़र्स को बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस दिखाए। लिंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किस तरह के लिंक्स वो अब हमने बात की कि एथिकल लिंक्स हमें चाहिए, अनएथिकल लिंक्स नहीं चाहिए। एथिकल लिंक्स आप बनाएं क्योंकि लिंक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रैंकिंग के ऊपर, क्योंकि गूगल उसको एज अ वोट काउंट करता है। लेकिन जब हम एथिकल लिंक्स की बात करते हैं तो अनएथिकल लिंक्स क्या हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस आपको अनएथिकल लिंक्स मतलब बन जाती हैं, और किस तरह से गूगल उसको पेनल्टी किस तरह के लिंक्स को गूगल पेनलाइज कर सकता है, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दूंगा अभी कि किस तरह से आपने लिंक्स नहीं बनाने। क्योंकि लिंक्स बनाने का जो एक मेन मैंने आपको तरीका बताया था वो है कंटेंट आप जनरेट करेंगे, वो कंटेंट जनरेट करके दूसरों की वेबसाइट पे जब आप पोस्ट करेंगे वो सबसे अच्छा तरीका है। आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, जिनमें सबसे पहले लिंक एक्सचेंजेस हैं। तो चूँकि लिंक्स की अहमियत पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी भी बहुत है, लेकिन गूगल अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। तो पहले गूगल इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, इतना लोगों को बॉदर नहीं करता था, इसलिए लोग जो हैं लिंक्स की स्पैमिंग शुरू मतलब करते रहे और डिफरेंट तरह से उन्होंने लिंक्स बनाना शुरू कर दिए।
लिंक एक्सचेंजेस उसमें से एक एग्जांपल थी, लेकिन अब चूंकि गूगल स्मार्ट हो गया है, गूगल इन चीज़ों को वैसे ही वो पकड़ लेता है। सो लिंक एक्सचेंज क्या होता है? लिंक एक्सचेंज में आप देख सकते हैं कि वेबसाइट अगर ए वेबसाइट बी को लिंक दे, तो हमें पता है कि ये ए ने लिंक दिया बी को, इससे बी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब गूगल ए को क्रॉल करेगा तो वेबसाइट बी जो है उसकी रैंकिंग अप जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी अपनी वर्थ क्या थी, वो लिंक किस तरह का लगा हुआ है, वगैरह वगैरह, जो हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने फेवर्स देना शुरू कर दिए। मैंने आपको लिंक दिया, आपने मुझे लिंक दे दिया, सो बेसिकली गूगल आपको भी बेनिफिट देगा, मुझे भी बेनिफिट देगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, गूगल ने जब ये प्रैक्टिस अंडरस्टैंड की, उसने कहा कि नहीं, अगर आप एक वेबसाइट को लिंक देते हैं और वेबसाइट आपको भी लिंक देती है, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप किसी से फेवर ले नहीं सकते। अगर मैं आपकी वेबसाइट को लिंक दूंगा तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ना दें, या आप चाहेंगे कि आप मुझे ना दें, बिकॉज आपको मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है। अगर आप भी मुझे लिंक देंगे तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, गूगल उसको कंसिडर नहीं करेगा, ना आपको वैल्यू मिलेगी ना मुझे वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए एक और तोड़ निकाला उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि क्रॉस लिंकिंग शुरू कर दी। क्रॉस लिंकिंग इस तरह से हुई कि मैंने आपकी एक वेबसाइट को लिंक दिया, आपने किसी दूसरी वेबसाइट से मेरी दूसरी वेबसाइट को लिंक दिया। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने आपको फेवर तो दी, लेकिन उसी वेबसाइट से फेवर वापस नहीं ली, मैंने फेवर एक और वेबसाइट से एक और वेबसाइट के लिए ली। तो इससे भी लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। होता ये है कि गूगल इन सब चीज़ों को वैसे ही ट्रैक कर लेता है, पैटर्न गूगल ट्रैक करता है। आप अगर कुछ अर्सा ब्लैक हेड करते रहें, लेकिन कभी ना कभी वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं, और स्पेशली जब साल 2 साल अगर आप एक चीज़ करते रहें और बाद में वो पकड़ी जाए, तो गूगल आपको पेनल्टी इस तरह से डालता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में से बाहर भी निकल सकती है। अव्वल तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप करता है, लेकिन आपकी वेबसाइट बाहर भी जा सकती है। तो लिंक एक्सचेंजेस एक एग्जांपल है जो आपने ब्लैक हेड टेक्निक में काउंट होती है, और आपने उसको यूज़ नहीं करना। दूसरी एग्जांपल है पेड लिंक्स। ये पेड लिंक्स की इजाद जब हुई, बेसिकली हुआ क्या कि जब गूगल ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया अपना लिंक्स का मॉडल, तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने फेवर्स देने की बजाय उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिए कि भाई ठीक है, आप मुझे लिंक दें, मैं आपको पैसे दूंगा। सो इस सिनेरियो में वेबसाइट ए को पैसे दे रही है, लिंक नहीं दे रही, और वेबसाइट ए उसके अगेंस्ट वो वेबसाइट बी को लिंक दे रहा है। इससे क्या हुआ कि अब लोगों ने इसको भी एज अ बिज़नेस बना लिया, और लिंक रेंटिंग एक जो है वो टर्म ईजाद हुई, जिस तरह से आप अपने घर का किराया देते हैं, लोग इस तरह से अपने एक लिंक का किराया देते थे कि हर महीने 40, 50, 100, $200 डिपेंडिंग ऑन कि वेबसाइट ए की क्या वर्थ है, कितना पीआर का उसका लिंक है, और कितने पीआर के लिंक से आपको वैल्यू मिल रही है, उसकी प्राइस उसके साथ बढ़ती चली जाती है। ये प्रैक्टिस भी गूगल ने स्टॉप की। गूगल ने बाकायदा गाइडलाइंस निकाली। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी से लिंक्स लेने हैं तो आप उसको पैसे नहीं देंगे, अव्वल तो ये। लेकिन दुनिया भर में ये बिज़नेस रुक तो सकता नहीं है, क्योंकि अगर टेक क्रंच किसी मोबाइल फ़ोन को रिव्यू कर रहा है तो उनको लगेगा कि इन्होंने पैसे दे के रिव्यू लिखवाया। तो गूगल ने बाकायदा एक गाइडलाइंस निकाली कि अगर आपने स्पॉन्सर कंटेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको नो फॉलो करेंगे। नो फॉलो के बारे में आपको बता चुका हूँ। नो फॉलो जब आप लिंक करते हैं, गूगल उसको फॉलो नहीं कर सकता, और जब गूगल उसको फॉलो नहीं करता तो उससे क्या होता है कि उसका लिंक भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो गूगल ने कहा कि आप बिज़नेस करें, आप बेसिकली अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, कोई लोग आपको पैसे दे रहे हैं, आपकी वेबसाइट अच्छी है, और कोई एडवर्टाइज़र आके कहता है कि जी मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में लिखो और मैं आपको इतने पैसे दूंगा अगर आप इस प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, तो वो एक बिज़नेस ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लिंक भी दे देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि गूगल की नज़र में वो एक पेड लिंक होगा। आपने बाकायदा मेंशन करना है कि ये कंटेंट स्पॉन्सर्ड है, और आपने उस लिंक को नो फॉलो करना है। तो ये गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप पेड लिंक्स की कैटेगरी में जाकर अपनी वेबसाइट ब्लॉक करवा लेंगे, अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। एक और टेक्निक जो लोगों ने निकाली, उन्होंने कहा कि हमें जब कोई दूसरा लिंक नहीं देता तो क्यों ना हम अपनी ही वेबसाइट्स खड़ी करें और हम उधर से ही लिंक्स लेना शुरू कर दें। तो इस तरह से प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स यानी पीबीएन्स का मतलब प्रैक्टिस वजूद में आई। होता क्या है कि बजाय से कि आप 40-50 दूसरी वेबसाइट से जाकर रिक्वेस्ट करें, उनको कंटेंट लिख कर दें ताकि आपको लिंक मिल सके, लोगों ने क्या शुरू किया कि उन्होंने अपनी वेबसाइटें खड़ी करना शुरू कर दी। डिफरेंट होस्टिंग लीज, चीप होस्टिंग लीज, सस्ती होस्टिंग लेकर, छोटी छोटी सस्ता कंटेंट लिख कर उन्होंने वेबसाइटें खड़ी कर ली और वहाँ से लिंक देना शुरू कर दिया अपनी मेन वेबसाइट को। अब उनकी प्रैक्टिस ये थी कि हम गूगल को चीट करेंगे कि भाई हमें लोग जो है वो लिंक्स दे रहे हैं, हम तो ना तो बाय कर रहे हैं ना तो एक्सचेंज कर रहे हैं। गूगल अगेन उसकी मशीन लर्निंग बहुत इम्प्रूव्ड है, उसमें उसके पास हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स हैं जो कि सिर्फ इसी काम को मॉनिटर करने में बैठे रहते हैं।
तो बेसिकली उनके एल्गोरिदम्स ने इस चीज़ को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर आप ये 15-20 वेबसाइटें या 50 वेबसाइटें बना तो लेंगे, इसको ऑर्गेनिकली चलाएंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर कोई नहीं आ रहा होगा। आप इनसे जब लिंक लेंगे, गूगल ये समझेगा कि वेबसाइट ए इन वेबसाइट से लिंक ले रही है जिनको जिनको कोई विजिट नहीं करता, जिनके पास कोई जाता नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो वेबसाइट खुद नहीं चलती वो इसी को लिंक दे रही है, और सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो चलती नहीं है और वो इनको लिंक्स दे रही हैं। सो होता क्या है कि इस तरह से भी वेबसाइट आपकी ब्लॉक हो जाती है, और अक्सर लोग इस चीज़ में धोखे में आ जाते हैं। वो एसईओ कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, पीबीएन लिंक्स मांगते हैं, वो सब ठीक है, वक्ती तौर पे आपको बूस्ट मिलता है, लेकिन जिस दिन गूगल ने आइडेंटिफाई कर लिया वो दिन कल भी आ सकता है, वो दिन 10 साल बाद भी आ सकता है, वो दिन कभी भी आ सकता है। आपकी वेबसाइट अगर पकड़ी गई तो गूगल आपको पेनल्टी डाल देगा, और ये अगेन एक डेंजरस काम है, और कोई भी एथिकल मार्केटर इसको रिकमेंड नहीं करता। तो आपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स से बचना है, ना खुद बनाने हैं, ना किसी से बने हुए से लिंक लेना है। मेक श्योर करें कि अगर आप लिंक बिल्डिंग किसी से करवा रहे हैं तो कोई इस तरह की वेबसाइट पे जाकर लिंक्स जो है वो ना डाल रहे हों। एक और प्रैक्टिस यूज़ होती थी किसी ज़माने में, लोगों ने लिंक्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए लिंक के पिरामिड बनाना शुरू कर दिए। तो पिरामिड कैसे बनता है? पिरामिड आपको पता ही होगा कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं उसकी शक्ल के बेसिकली एक इसका एक स्ट्रक्चर बनता है पूरी कैंपेन का, जिसमें सबसे ऊपर आपकी मेन वेबसाइट होती है जिसको हम मनी वेबसाइट कहते हैं, या क्लाइंट की वेबसाइट हो सकती है जिसको आपने रैंक करना है। तो आप स्टार्ट नीचे से करते हैं। सबसे पहले आपने लिंक्स बनाए उन वेबसाइट्स को जो आपने डायरेक्ट लिंक नहीं किए है। सो होता क्या है, पिरामिड में स्ट्रक्चर्ड लिंकिंग होती है। आप पहले मेन वेबसाइट में एक पेज बनाते हैं, उसको नीचे 3 प्रॉपर डिफरेंट वेबसाइट से लिंक देते हैं, और फिर उन 3 को जो टियर जो है सेकंड टियर पे जो लिंक्स होते हैं, वो थर्ड टियर पे आप उनको लिंक्स देते हैं। तो होता क्या है कि आप टॉप जो है पेज की रैंकिंग, जो टियर 1 पेज है, जो टॉप टियर पेज है, उसकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए आप उसको वहाँ से लिंक देते हैं जो टॉप टियर 2 पेजेस हैं। अब इन टियर 2 पेजेस की जितनी अच्छी वैल्यू होगी तो टॉप टियर की भी उतनी अच्छी वैल्यू होगी। टियर 2 की रैंकिंग बढ़ाने के लिए आप टियर 3 से टियर 2 वालों को लिंक देते हैं, और अक्सर अगर आप इसको मज़ीद लेवल नीचे ले जाएँ तो टियर 3 वालों को टियर 4 लेवल से जाके आप उनको लिंक्स देते हैं, और इस तरह से लिंक्स की ये गेम चलती चली जाती है। आप लिंक का पिरामिड जितना बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। जितना आप इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगेन अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि आप ह्यूमनली आप ये काम करेंगे तो आपको काफ़ी दिन, काफ़ी रिसोर्सेज और काफ़ी चीज़ें आपकी सर्फ हो जाएंगी, और गूगल को पकड़ने में उसके एल्गोरिथम ने अगर पैटर्न ट्रैक कर लिया तो आपको फ़ौरन वो पकड़ सकता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नीचे से ऊपर लिंक की वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है, ऊपर से ऊपर वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है, करते करते ऊपर वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये हैबिट भी गूगल ने बंद कर दी। अगर आपकी वेबसाइट इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गई तो गूगल यकीनन उसको पकड़ सकता है, और जो कि अगेन डेंजरस काम है। लिंक पिरामिड के साथ एक और लिंक्स की एक स्कीम निकली जिसको लिंक व्हील भी बोलते हैं। लिंक व्हील में पिरामिड की तरह ही लिंक्स का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप लिंक्स नहीं होते हैं, इसमें बेसिकली सर्कुलर लिंक्स होते हैं। तो होता क्या है कि आपकी मेन वेबसाइट सेंटर में होती है जिसको आपने रैंक करना होता है, उसके अगेंस्ट आप छोटे छोटे सर्कल बनाते हैं कि आपकी एक मेन वेबसाइट है, उसको चार पेजेस से लिंक किया उस वेबसाइट को, और उस मेन वेबसाइट को लिंक किया आपकी प्राइमरी जो टियर 1 वेबसाइट है। तो ये छोटे छोटे अगर आप सर्कल ये देखेंगे तो सर्कल को आपस में भी उन्होंने लिंक करके उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसके बाद उसको मेन वेबसाइट से भी लिंक किया। अब चूंकि इसको व्हील बोलते हैं तो ना सिर्फ वो मेन वेबसाइट से लिंक कर रहे हैं, वो सर्कल भी एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। तो प्रॉपर एक ये व्हील बनता है, और इसको अगेन बनाने के लिए बहुत रिसोर्सेज और टाइम और दिमाग चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इतना टाइम और इतना दिमाग है तो आप अगर एथिकल एसईओ करेंगे, अगर आप वो काम करेंगे जो गूगल आपसे मांग रहा है, तो आप इनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम अव्वल तो है ही 2 नंबर बैंड है, और अगर आपने कर भी लिया तो आपका हमेशा ये आपके सर पे तलवार लटकती रहेगी कि कब ये बैन हुआ तो कब बैन हुआ, क्योंकि गूगल ने कभी ना कभी इसको पकड़ ही लेना है। और अगर गूगल ने इसको पकड़ लिया, और अगर आपने अपनी वेबसाइट की थी वो तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर आपने क्लाइंट की वेबसाइट की थी तो इमेजिन करें कि वो ना सिर्फ आप उसका नुकसान होगा, आपका ताल्लुक भी ख़राब होगा, वो जो आपको बिजनेस आ रहा था वो भी बंद होगा, और अगर आपको प्रोफाइल में रिव्यू गंदा छोड़ देता है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो फॉर एवर वो रिव्यू वहाँ पर लगा रहेगा, आप उस प्रोफाइल के रिव्यू को मिटा नहीं सकेंगे। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं इनमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इन प्रैक्टिसेस से बच के 1 नंबर एसईओ करें, प्रॉपर एसईओ करें। पूरा कोर्स मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप एथिकल एसईओ कर सकते हैं। अगर आप वो एसईओ करेंगे तो अल्टीमेटली इन चीज़ों पे आपको जाना नहीं पड़ेगा और आप खुद ही अपनी वेबसाइट को रैंक कर लेंगे।
जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी वेबसाइट के बैकलिंक्स निकाल सकते हैं। वो बैकलिंक्स चाहे आपकी अपनी वेबसाइट की हों या आपने किसी कंपेटिटर्स की बैकलिंक्स देखने हैं, तो उसके लिए भी आप ऊबर से जैसे थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करके उनका डेटा निकाल सकते हैं कि वो लिंक्स कहाँ से ले रहे हैं। लिंक बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ के अंदर, और हमने जब अपनी लिंक बिल्डिंग करनी है तो हमने ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ से लिंक्स लेंगे। और एक आसान तरीका ये है कि हम उन वेबसाइट्स को देख लें जो ऑलरेडी लिंक्स बना रहे हैं, और ये देख लें कि वो कहाँ कहाँ से लिंक्स ले रहे हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किसी एक वेबसाइट के अगर बैकलिंक्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो मैं ऊबर सजेस्ट के डैशबोर्ड में जाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखें लेफ्ट साइड में बैकलिंक्स की एक ऑप्शन है। बैकलिंक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, बैकलिंक्स ओवरव्यू पे। तो यहाँ पर मैंने डिजी स्किल्स का पहले से एक डेटाबेस निकाल कर रखा है। आपने जो भी डोमेन का बैकलिंक्स निकालने हैं आप उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आप उसको सर्च कर लेंगे तो आपके पास नीचे सारा डेटा आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे डिजी स्किल्स का जो बता रहा है कि उसकी नज़र में डिजी स्किल्स की अथॉरिटी 61 है, जो कि बेहतर है। रेफरिंग डोमेन्स उसके पास 1200 से ज़्यादा हैं, और उसके बाद जो उसके टोटल बैकलिंक्स हैं उनमें 9850 बैकलिंक्स हैं, जिनमें से 5700 जो लिंक्स हैं वो नो फॉलो लिंक्स हैं। नीचे अगर आएँ तो आपको ये एक टाइमलाइन नज़र आ रही है कि कब से इसके बैकलिंक्स स्टार्ट हो रहे हैं। इस टूल के मुताबिक इसके जून 2019 से स्टार्ट हुए हैं बैकलिंक्स, और ये मुसलसल ग्रो कर रहे हैं, और ये जून 2021 के बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। जो भी इसके डेटाबेस में जो बैकलिंक्स है वो जो उसके बाद डेटा है उसके मुताबिक ये अपने आप को टाइमलाइन दिखा रहा है। इसमें जो रेड लाइन है वो बैकलिंक्स की है, जो ऑरेंज लाइन है वो बेसिकली रेफरिंग डोमेन्स की है। नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से हर महीने आपको बैकलिंक्स में नए मिल रहे हैं और पुराने लूज़ हो रहे हैं। तो आप न्यू एंड लॉस्ट बैकलिंक्स का एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। नीचे जाएँ तो आप यहाँ पर अपनी रेफरिंग डोमेन्स का एनालिसिस कर सकते हैं कि जो डोमेन्स आपको बैकलिंक्स दे रही हैं उनकी अपनी जो डोमेन अथॉरिटी है वो क्या है। रेफरिंग लिंक्स याद रखिएगा, रेफरिंग डोमेन्स वो डोमेन्स हैं जो कि हमें रेफ़र कर रही हैं, यानी कि हमें रेफरेंस दे रही हैं। और वो रेफरेंस का मतलब ये है कि हमें उस डोमेन से हमारी वेबसाइट पे बैकलिंक आ रहा है। उनकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो तकरीबन 1 से जो 10 हैं, वो ये 600 के करीब 1 से 10 अथॉरिटी रखने वाली वेबसाइट हैं। उसके बाद 11 से 20 वाली वेबसाइट तकरीबन 200 से ज़्यादा हैं, और इस तरह से आप बाकी भी एनालिसिस देख सकते हैं। अगर राइट साइड पे हम देखें तो यहाँ पर वो एंकर टेक्स्ट के साथ साथ बैकलिंक्स की क्वांटिटी बता रहा है कि जो बैकलिंक्स हमें मिल रहे हैं उसमें लोगों ने टेक्स्ट क्या यूज़ किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी नेकेड डोमेन है, जो कि एक सिंपल डोमेन है यूआरएल, वो ही हमें बैकलिंक के एंकर टेक्स्ट के तौर पे मिल रहा है, जो कि कीवर्ड नहीं है। अगर आपने कीवर्ड के अगेंस्ट बैकलिंक लेना है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका एंकर टेक्स्ट है वो आपका कीवर्ड होना चाहिए, जिस तरह से डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम या और भी आपका कोई अगर कीवर्ड हो, जिस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, आप वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास ये टेबल मौजूद है, जिस टेबल में वो एक्चुअल बैकलिंक, वो पेज जहाँ पर हमारा लिंक लगा हुआ है, और उसके बाद उसके मैट्रिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैट्रिक है वो डोमेन अथॉरिटी है। तो फॉर एग्जांपल ये पहला जो लिंक मुझे दिखा रहा है वो google.com का दिखा रहा है, जो कि एक रीडायरेक्ट डोमेन है। ये रीडायरेक्ट होकर कहीं और लैंड करेगा, लेकिन एक्चुअली अगर हमने को देखना हो तो फॉर एग्जांपल ये मीडियम का जो लिंक है, medium.com का लिंक हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये एक किसी ने आर्टिकल लिखा होगा जिसमें उन्होंने लिंक दिया है हमारी ये कोर्सेज़ को। ये जो लिंक नज़र आ रहा है नीचे वाला, ये हमारा एक्चुअली लैंडिंग पेज है, और ऊपर ये जो पेज है यहाँ से हमें बैकलिंक मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 95 है। medium.com की वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी 95 है। उसके बाद जो इसका पेज है, जो एक्चुअल जो ये आर्टिकल, ये यूआरएल लिखा गया है, इसकी जो अथॉरिटी है वो 50 है। इसमें जो एंकर टेक्स्ट यूज़ हुआ हमारा लिंक लगाने के लिए, जो विजिबल टेक्स्ट होता है, वो digiskills.pk था। ऊबर सजेस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम जो फाइंड किया था वो इस डेट को फाइंड किया था, और उसने लास्ट टाइम इसको लाइव देखा है वो इस डेट को देखा है। तो इसी तरह से आप मज़ीद फर्दर जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर एक्सेल में एक्सप्लोर करना चाहें या गूगल शीट्स में, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास तकरीबन काफ़ी ज़्यादा डेटा मौजूद है, जिसमें आप जो है अपनी कंपैरेटर्स की या अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स देख सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स का डेटा मिल गया है, लेकिन ये हज़ारों में भी आपको डेटा मिल सकता है। तो हम इस टूल को यूज़ करके हम अपनी मर्ज़ी का जो डेटा निकालना चाहें उसके लिए हम फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें फ़िल्टर्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो टेबल है इसके ऊपर ये कुछ आपके पास फ़िल्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की सर्च क्वेरी भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं कोर्सेज़ लिखना चाहूँ, वो जो जितने भी लिंक्स हैं जहाँ पर कोर्स का वर्ड आ रहा है वो सारे फ़िल्टर हो गए हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ एडवांस फ़िल्टर लगाने हैं तो उसके लिए मैं ये जो आगे फ़िल्टर लगे हुए हैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। इसमें सारे लिंक्स अगर देखने हैं तो सारे लिंक्स, अगर मैंने सिर्फ वो लिंक्स देखने हैं जो कि फॉलो हैं,
जो मतलब एक्चुअली फॉलो लिंक्स हैं, तो उसको भी फ़िल्टर किया जा सकता है कि हमें सिर्फ फॉलो लिंक्स देखने हैं। अगर मुझे ऐसे लिंक्स देखने हैं जो कि नो फॉलो हैं, उसको क्लिक करूँगा तो आप देखें ये कुछ ऐसी लिंक्स शॉर्टलिस्ट हो गए हैं जो कि एक्चुअली नो फॉलो हैं। ठीक है, उसके आगे ये NF लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नो फॉलो लिंक है। अच्छा, अगर इससे भी हमने एडवांस फ़िल्टर लगाने हो तो हम इसको एडवांस फ़िल्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें मैं उसको लेट्स से मैंने वो ऐसे लिंक्स देखने हैं जिसमें कोर्स का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, तो मैं उसको देखूँगा कि फ़िल्टर लगाओ, इंक्लूड करो कि इसको ऐसी लिंक्स को जिसमें एंकर टेक्स्ट जो है उसमें मेरा कीवर्ड आ रहा है, यानी कि कीवर्ड कंटेन करता है क्या, कोर्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये देखना था कि मेरे कोर्स से रिलेटेड बैकलिंक्स कितने हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको कंडीशन लगाई, इंक्लूड करो उन एंकर को जिसमें जो कंटेन करते हैं क्या, ये वाला वर्ड। ये वर्ड हमारी मर्ज़ी से हम चूज़ कर सकते हैं। कोर्स मैंने लिखा है, अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है, नीचे सारा डेटा मौजूद है। ये सिर्फ मेरे पास तकरीबन यही लिंक्स हैं जिसमें हमारे एंकर टेक्स्ट में कोर्स आ रहा है। तो अगर इसको मैं ज़ूम इन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कोर्सेज़, ये कोर्स का वर्ड आ गया, इसके बाद ये कोर्स का वर्ड आ गया, ये कोर्स का वर्ड आ गया, और इसी तरह से आप देखेंगे सारे लिंक्स के अंदर कहीं ना कहीं कोर्स का वर्ड आ रहा होगा एंकर टेक्स्ट के अंदर। तो अगर मैं एक एसईओ एफर्ट कर रहा हूँ एक सर्टेन कीवर्ड के ऊपर और वो कीवर्ड मेरा ये एंकर टेक्स्ट में यूज़ ही नहीं हो रहा एसईओ के लिए, तो हमें उसमें सर्च रैंकिंग जो है, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंकिंग, वो नहीं मिलेगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप बैकलिंक्स ले रहे हो जहाँ से भी, तो आपका एंकर टेक्स्ट आपका कीवर्ड यूज़ करता हो। ये हर दफ़ा मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आपने जब भी पॉसिबल हो आपने अपने कीवर्ड के अगेंस्ट ही आपने बैकलिंक लेना है। ये तो आपने देखा कि कैसे मैंने ऊबर सजेस्ट को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट के बैकलिंक्स निकाले और उसको एनालाइज़ किया। आप ये काम मल्टीपल टूल्स में कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो एचरेस और एसईएमरेस जैसे बड़े टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि हर किसी का अपना डेटाबेस होता है। आपको कभी किसी टूल में ज़्यादा बैकलिंक्स मिलेंगे, कभी किसी में कम बैकलिंक्स मिलेंगे। तो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप ऊबर सजेस्ट जैसे दरमियाने दर्जे के, या आप एचरेस या एसईएमरेस जैसे बड़े दर्जे के आप जो हैं टूल्स लेना चाहेंगे। जितने ज़्यादा आप अफोर्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा डेटा भी मिल जाएगा। अभी तक हमने बात की कि किस तरह से एसईओ करनी है, तो इसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, और मैं टेक्निकल एसईओ की बात की। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने पैसे लोगे मेरी वेबसाइट की एसईओ करने के, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप जवाब दे भी सकते हैं उस बात का? आप नहीं दे सकते। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। तो बेसिकली वेबसाइट की एसईओ करने का मतलब ये है कि वेबसाइट को पहले देखना कि उसमें इश्यूज़ क्या हैं। एसईओ आप तभी करेंगे जब आपको इश्यूज़ पता होंगे। अगर आप एक नई वेबसाइट जो कि अभी बनी भी नहीं है उसकी एसईओ करना शुरू करते हैं, तो वो एक डिफरेंट उसकी जो है वो स्ट्रैटेजी बन सकती है। लेकिन अगर एक बनी हुई वेबसाइट है और आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे या अपने क्लाइंट से अगर आप बात कर रहे हैं और उसकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है और आपको वेबसाइट दिखाता है कि भाई इसकी एसईओ करनी है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप बेसिकली एक ऑडिट से स्टार्ट करेंगे। तो ऑडिट क्या होता है? तो बेसिकली एक ऑडिट पे आप क्लाइंट को बताएंगे कि किस तरह से उसकी वेबसाइट में इश्यूज़ क्या क्या हैं, इश्यूज़ आप आइडेंटिफाई करेंगे और वो इश्यूज़ मैटर क्यों करते हैं, और उसके बाद उसका सलूशन क्या है। सो ये ऑडिट जब तक आप नहीं देंगे आपको भी नहीं पता कि इश्यूज़ क्या हैं, और आप क्लाइंट को भी नहीं बता सकेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं, और क्लाइंट को आप पैसे भी नहीं बता सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं आपको एक वेबसाइट दूँ जिसके 10 पेजेस हैं तो उसमें इश्यूज़ भी कम होंगे क्योंकि उसके पेजेस भी कम हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी वेबसाइट मिले जिसमें हज़ारों पेजेस हैं तो उसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि उसके हर पेज पे कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो आप दोनों की एक प्राइस नहीं बता सकते अनटिल कि अगर आप घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आप घंटे की प्राइस बता सकेंगे। लेकिन एक ऑडिट जो है आपको इस काबिल बनाएगा कि किस तरह से आपने किसी को चार्ज करना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये अंडरस्टैंड करने वाली है कि ऑडिट के बगैर ना आपको पता है ना क्लाइंट को पता है कि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। सो अगर आप ऑडिट करेंगे तो आप उससे एक तो बात करने के काबिल हो जाएंगे कि भाई आपकी वेबसाइट में इश्यूज़ क्या हैं। जब आप उसको ये बताएंगे कि आपकी वेबसाइट में इश्यूज़ हैं, इसका मतलब आपको ये भी पता है कि उसके सोल्यूशन क्या है। अगर आप क्लाइंट को इश्यूज़ के साथ सोल्यूशन भी बताएंगे तो वो कहेगा कि यार इसको पता है ये क्या कह रहा है और मैं इसी को हायर करूँगा जो कि इन इश्यूज़ को ठीक करेगा, क्योंकि ये इश्यूज़ बता भी रहा है तो इश्यूज़ ठीक भी करेगा। सो बेसिकली ऑडिट का यही मकसद होता है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि ऑडिट कितना लंबा होना चाहिए और ऑडिट के पैसे होने चाहिए कि नहीं। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो अक्सर मैं ऑडिट फ्री कर देता हूं। मुझे अगर क्लाइंट बहुत सीरियस लग रहा हो, अगर मुझे पता हो कि ये सालों साल चल सकता है या महीनों कम से कम चलेगा, तो बात करने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का क्लाइंट है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा के एक अच्छा ऑडिट दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास टाइम है या नहीं है। तो बेसिकली 10 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करने से बेहतर है कि अगर एक क्लाइंट आपके पास है उसको आप 10 मिनट एक्स्ट्रा या 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाकर ऑडिट अगर अच्छा दे दें
तो वो 10 प्रपोजल से बेहतर है कि आप इस प्रपोजल को पहले क्लोज करें, इसको लॉक करें, इसको सेल बनाएं, ना कि आप 10 ऐसे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें जो शायद आपको पता है कि पता नहीं मिलने भी है कि नहीं मिलने। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने दिल लगाकर ऑडिट करना है या आपने सिर्फ एक सरसरी सा ऑडिट देना है। ऑडिट दोनों तरह से हो सकते हैं। आप एक समरी भी दे सकते हैं कि भाई आपके ये मेन इश्यूज़ हैं, इसको मैं ठीक करूँगा, लेकिन डिटेल में मैं आपसे बात तब करूँगा जब आप एक्चुअली मुझे हायर कर लेंगे या मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड कर देंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसको, अगर आप अगेन डिपेंडिंग क्लाइंट किस तरह का और आपका टाइम कितना है, आप उसको डिटेल में कहेंगे कि भाई देखें ये सारे इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ मैंने बता दिए हैं, आप खुद कर लें या आप किसी से करवा लें, आई डोंट केयर। मुझसे अगर आप करवाएंगे तो मैं आपसे इतने पैसे लूँगा और मैं आपको इस तरह से करके दूंगा, और आपने बात इस तरह से करनी है कि आपसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। तो क्लाइंट को ये बात अच्छी लगती है। अगर आप उनको 10 कहकर 20 प्रोवाइड करें, मतलब 100% की जगह आप 110% अगर आप उनको वैल्यू दें, तो वो आपसे खुश होगा। और मोस्टली क्लाइंट जब अगर आपसे बात कर रहे हैं आपको हायर करने के लिए या ऑडिट के लिए, उनको यकीनन हेल्प चाहिए। वो कहें ना कहें, आपको पता हो या ना पता हो, उसने प्रोजेक्ट ही तब पोस्ट किया जब उसको कोई हेल्प चाहिए थी। दो तरह से हेल्प चाहिए होती है, या तो उसके पास टाइम नहीं है या तो उसको पता नहीं है। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो भी आप हेल्पफुल हैं क्योंकि आपके पास टाइम है और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर उसको पता भी नहीं है तो आप फिर भी उसकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आप टेक्निकल रिसोर्स हैं और आप टेक्निकली उसको बता सकते हैं कि भाई आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि गूगल तक वो पहुंच नहीं रहा, या जिस तरह से गूगल को रीड करना है उस तरह से नहीं पहुंच रहा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली एक ऑडिट से स्टार्ट होती हैं। कुछ लोग ऑडिट नहीं करते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑडिट करें क्योंकि मैं खुद भी ये करता हूँ और मैं असल में इससे काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी जॉब्स सिक्योर भी हो जाती हैं क्योंकि ऑडिट में आपको ये भी पता चल जाता है कि क्लाइंट के लिए कितने मसले हैं जो आपने ठीक करने हैं, और आपको ये भी समझ आ जाती है कि क्या आपके पास इतनी मैन पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ये काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बेसिकली खुद को भी सिक्योर करते हैं और प्रोजेक्ट को भी सिक्योर करते हैं। तो अगले कुछ टॉपिक्स में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ऑडिट किस तरह से करना चाहिए, और एक मैं आपको ऑडिट करके भी दिखाऊंगा। तो ऑडिट में आपने मेन 3 चीज़ें देखनी है, और अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो आपका ऑडिट बड़ा अच्छा हो सकता है। आपने जितने भी काम करने हैं ऑडिट में, बेसिकली आपने जितने भी मैंने अभी तक बताए हैं, ये सारे वो स्टेप्स हैं जिनको आप ऑडिट में डाल सकते हैं। तो जितने भी ऑन पेज के ऑप्शन मैंने आपको बताए कि टाइटल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यूआरएल कैसा होना चाहिए, इमेज कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बारी बारी उसको ऑडिट करते जाएँ, टेस्ट करते जाएँ, और उसमें 3 चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएँ हर पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि पहले तो आप उसको बताएं कि भाई आपके ये इशू एग्जिस्ट करता है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि इशू की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए आपको भी और क्लाइंट को भी। अगर आपने इशू पकड़ लिया है तो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने इशू ही नहीं पकड़ा तो आपको पता ही नहीं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम इज़ हाफ द सोल्यूशन। अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है तो आप उसको मेंशन करें कि भाई आपका यूआरएल ठीक नहीं है, या आपने एसएसएल नहीं डाला, या आपका टाइटल ठीक नहीं है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आपने इसको लिखना है। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे, आप बेसिकली होम पेज से स्टार्ट करेंगे। होम पेज में आप होम पेज का टाइटल बताएंगे, आप लिखेंगे कि भाई ये होम पेज है और होम पेज का टाइटल ठीक नहीं है। और उसके बाद आपने दूसरी चीज़ जो बतानी है, पहली चीज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, दूसरी चीज़ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर टाइटल है तो उसकी अहमियत क्या है ये आपको पता है, क्लाइंट को नहीं पता। अगर आप क्लाइंट को नहीं बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी कि भाई ठीक है टाइटल ठीक नहीं है, सो व्हाट। अभी सो व्हाट का जवाब आपके पास है कि भाई आपका टाइटल नहीं ठीक होगा तो लोग जब इसको गूगल में पढ़ेंगे उनको ठीक नज़र नहीं आएगा, उनको जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो उनके रेलिवेंट नहीं है, या गूगल में जो लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड ही नहीं है, तो आप रैंक ही नहीं करेंगे क्योंकि गूगल रिलेट नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें ये इसकी इंपॉर्टेंस बयान करती हैं कि टाइटल की अहमियत क्या है। टाइटल सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी पेज में, और टाइटल की मेन रीज़न होने की वजह ये है कि बेसिकली ये सबसे पहले गूगल में किसी को भी सबसे पहले लोग टाइटल पढ़ते हैं। तो अगर आपका टाइटल ठीक नहीं है तो आपके लिए मसला है। सो आपने पहले प्रॉब्लम तो बता दी, तो इसको ये भी अवेयरनेस देनी है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा, अब ये वेरी करता है क्लाइंट कितना एजुकेटेड है और कितना नहीं। अगर क्लाइंट को बिल्कुल एसईओ के बारे में नहीं पता तो उसको आपको बताना फिर तो लाजमी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी इश्यूज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करेगा जब तक कि उसको पता ही नहीं कि हाँ ये इशू है, जो कि उसको भी पता होना चाहिए। अगर आपका क्लाइंट एसईओ खुद करता है और वो असल में इसलिए आपको दे रहा है काम कि उसको नहीं आती, तो मे बी आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। बट अगेन ये आपके ऊपर है। मैं चाहूँगा कि आप इसको लिखें लाजमी, क्योंकि ये इसके बगैर क्लैरिटी नहीं आएगी। रिपोर्ट इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि अगर आप रिपोर्ट लिखें
तो क्लाइंट अगर उसको पढ़े और अगर आप वहाँ मौजूद नहीं है उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, रिपोर्ट में कम से कम इतनी क्लैरिटी ज़रूर हो कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, उसकी अहमियत क्या थी, और फाइनली तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि उसका सल्यूशन क्या है। आप उसको सोल्यूशन भी बताएंगे, और सोल्यूशन में ये नहीं आपने बताना कि ये इसको ऐसे ऐसे करें और ऐसे जो है ना करके आप ठीक कर लेंगे। आपने सोल्यूशन में ये बताना है कि भाई अगर ये टाइटल में कीवर्ड्स नहीं है तो उसके लिए हमें कीवर्ड रिच टाइटल लिखना पड़ेगा। सो आप उसको वन लाइनर सोल्यूशन दे सकते हैं, और मेक श्योर करें कि वो सोल्यूशन इतना हो कि क्लाइंट को प्रॉब्लम और सोल्यूशन समझ आ जाए, लेकिन इतना ना हो कि क्लाइंट खुद करने बैठ जाए। तो आपने जो है अगेन डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट अगर एसईओ खुद जानता है तो उनको ये चीज़ें पता ही होंगी पहले, और सिर्फ आपसे ये कहेगा कि भाई मुझे ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये तुम करते जाओ और मुझे बताते जाओ क्या करना है। तो उस केस में ये ऑडिट एक डिफरेंट तरीके से होगा, या आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हैं तो आप फिर तो ये डिटेल में लिखें ना कि भाई ऑडिट में क्या इश्यूज़ हैं, कैसे हैं, और आप सोल्यूशन भी उसको डिटेल में लिख के दें कि अगर, क्योंकि आपको पैसे मिल गए हैं ऑडिट के, अब आपने इस काम को डिलीवर करना है तो इस काम के आपने पैसे लिए हैं, आप सोल्यूशन लिख दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फ्री ऑडिट दे रहे हैं, कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट अप्लाई किया और आपने उसको ऑफर दी कि भाई आप मुझे ट्राई करें, मैं आपको एक फ्री ऑडिट देता हूँ, और अगर आपको पसंद आएगा तो फिर हम बात करेंगे और आप मुझे मज़ीद प्रोजेक्ट दे सकते हैं। उस सूरत में आप इसको डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत लग रही होगी, टाइम लग रहा होगा। ज़ाहिर बात है जितनी डिटेल में आप जाएंगे आपने वो अपने टाइम और उसकी एफर्ट की कॉस्ट भी देखनी है। तो अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको समरी में इतना बताएं कि भाई ये इशू है, ये सोल्यूशन है, और ये मैं करके दूंगा। जब आप ये कर लेंगे क्लाइंट को समझ आ जाएगी कि भाई ठीक है, इश्यूज़ इसको पता है, सोल्यूशन इसको पता है, और ये करने के काबिल भी है। तब आपने बस उससे प्राइस डिसाइड करनी है, डिपेंडिंग ऑन कि वेबसाइट कितनी बड़ी है, या कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, या कितनी ज़्यादा एफर्ट आपकी लग रही है, वो आपके ऊपर है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है आपकी और क्लाइंट की। आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है और आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, इसका क्लाइंट को समझ आ गया कि भाई इसको पता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप और क्लाइंट के बीच में ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है कि उसको पता है कि आप काम कर सकते हैं और आपको पता है कि वो पैसे दे सकता है, तो आप उसके लिए काम करें। वो आपको वैल्यू के लिए, आपकी वैल्यू के अगेंस्ट पैसे देगा, और अल्टीमेटली क्या है कि आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। और अगर आप काम अच्छा करते रहेंगे तो क्लाइंट चलता भी रहेगा। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है, ऑडिट एक आपका मार्केटिंग टूल भी है और एक स्टेप वन भी है एसईओ का। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने सबसे पहला स्टेप ऑडिट से स्टार्ट करना है। आपको भी क्लैरिटी आएगी, क्लाइंट को भी क्लैरिटी आएगी। इसी से आपको समझ आएगी कि क्लाइंट कितना सीरियस भी है, और इसी से आपको समझ आएगी कि आप किस हद तक इसको कर सकते हैं। आप इसको एज अ मार्केटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसको फ्री ऑफर दे दें कि भाई मैं आपको फ्री ऑडिट करता हूँ। इससे क्या होगा कि जो 50 लोगों ने प्रपोजल अप्लाई किए हैं, वो सब प्रपोजल आपने भी प्रपोजल अप्लाई किया है, तो फ़र्क आपके प्रपोजल में बाकी प्रपोजल में ये हो सकता है कि बाकियों ने शायद फ्री ऑफर ना दी हो, और आपने फ्री ऑफर दे दी है, तो क्लाइंट आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे बात करेगा। अगर क्लाइंट ने आपसे बात कर ली, देन इट्स अप टू यू कि आपने उसको कैसे कन्विंस करना है कि भाई आप अच्छी एसईओ जानते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको पता हैं, और जो कि मैं आपको पूरे कोर्स में बता चुका हूँ। इसकी एक लिस्ट बना लें, वन बाय वन चेक करें, और डिपेंडिंग ऑन के पैसे मिले हैं तो सारा कुछ चेक करें। अगर नहीं मिले हैं तो आपने जितनी समरी देनी है उतनी समरी देकर क्लाइंट को इतना दें कि उसको पता हो कि हाँ भाई आप ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं, और ये आप कर सकते हैं, तो ये आप प्रोजेक्ट पकड़ें और उस पर काम शुरू करें। सो ऑडिट करने में अगेन रिपीट करता हूँ, 3 चीज़ें: प्रॉब्लम बताएं, उसकी अहमियत बताएं, और उसका सोल्यूशन बताएं। ये जब आप 3 चीज़ें करेंगे, आपका ऑडिट एक अच्छा ऑडिट बन जाएगा। ऑडिट करना भी एक आर्ट है। अगर आपने ऑडिट करना है और आपको दिन में 4-5 ऑडिट करने पड़ जाएंगे, तो आप एक वेबसाइट को लेकर बैठे नहीं रहेंगे, और उसको डिटेल में जो है ना आप उसको ऑडिट करते रहेंगे, तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, बड़ा जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको क्विकली। और डिपेंडिंग ऑन कि आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, आपने फ़ी देना है या कैसे देना। तो ये चीज़ों को मोनेटाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको टूल्स यूज़ करने होते हैं, और एसईओ को एक बड़ा अच्छा टूल है जो कि एसईएम ब्रश वालों ने बनाया। एसईओ को एक फ्री ब्राउज़र की क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स की एक एक्सटेंशन है, जो आप इंस्टॉल कर लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो बेसिकली आपने खुद जाके ढूंढनी थी, वो ये टूल खुद ही निकाल के दे देता है। इससे पहले कि मैं आपको ऑडिट बताऊं, मैं आपको ये टूल्स बताना चाहूँगा कि ये कैसे आपको हेल्प करेंगे उसकी ऑडिट के अंदर। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टूल्स सिर्फ टूल्स होते हैं। आपका दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो करता है, वो है स्ट्रैटेजी। आपने क्या करना है, आपने टूल को कैसे यूज़ करना है,
टूल नो डाउट आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करके बड़ी इजीली आपके सामने रख देगा, उससे आप फ़ायदा उठाएं, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, और आप उसको प्रॉपरली उससे इंफॉर्मेशन लेकर आप रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर रिलाय मत करें। एसईओ या कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो बजाय इसके लेबर वर्क के अलावा जो दिमाग का काम है वो आप ही ने करना होता है, और असल में पैसे भी उसी काम के मिलते हैं। टूल ये अगर आपको पता है, ये टूल क्लाइंट को भी पता है। अगर क्लाइंट भी इसी टूल को जानता है तो आप में उसमें फ़र्क क्या रह गया? तो बेसिकली उसको काम नहीं आता, आपको काम आता है। आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है और इसी चीज़ के साथ आपने इस टूल को यूज़ करना है। मैं आपको एसईओ को एक बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एंड देन फिर हम इसको जब ऑडिट करेंगे तो उसमें से हम इसमें से इंफॉर्मेशन लेकर उसी ऑडिट के अंदर ऐड भी करेंगे, जो कि आपकी ऑडिट बड़ी क्विकली जो है फिनिश कर सकेगा। आई होप कि आपको टूल समझ आया है। इसको हम मज़ीद यूज़ करने का मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे आप इसको इसी इन्फॉर्मेशन को ऑडिट में डाल सकते हैं। एसईओ को एक में बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, तो बाकी के जो फीचर्स हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप उनको बाद में ऑडिट में यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। SEOclick.com उनकी वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र या आप फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उस ब्राउज़र के एक्सटेंशन में भी इसको सर्च कर सकते हैं। मैं भी फ़िलहाल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम में जैसे ही मैं उनकी वेबसाइट पे गया, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया, वो मुझे क्रोम ब्राउज़र के एक्सटेंशन के ऊपर ले जाएगा। उस पेज पे जाकर मैं इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्रोम की एक्सटेंशन का पेज खुल गया। मैं यहाँ पर ऐड टू क्रोम करूँगा और ऐड एक्सटेंशन करके ये टूल बार इंस्टॉल कर लूँगा। जब तक ये टूल बार इंस्टॉल हो रहा है, मैं विर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दोबारा ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही टूल बार इंस्टॉल हुआ, ऊपर एक छोटा सा ये आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ये बटन नज़र आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सारी ऑप्शंस वो ओपन कर देगा। अब जैसे ही मैंने ये विर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लोड की, आपने देखा कि किस तरह से उसने सारे उसके स्टैट्स भी लोड कर लिए हैं। अब ये स्टैट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्टैट्स आप मैन्युअली भी जाकर सर्च कर सकते हैं। ये टूल सिर्फ ये करता है कि ये आपके लिए बस एक समरी के तौर पे एक आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे शो कर देता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल विर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ऑडिट करना है, और मैंने इस क्लाइंट को कमिट किया है कि भाई मैं आपको ऑडिट करके दूंगा, आपकी मैं गलतियाँ बताऊंगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने इस पर क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये एक छोटी सी बार चल रही है, जिसमें मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन वैसे ही नज़र आ रही है। सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रहा है कि इसके ये गूगल में कितने जो हैं वो पेजेस हैं। इसके तकरीबन 1.36 थाउजेंड, मतलब कि 1300 से 1400 पेजेस इसके गूगल में इंडेक्स हैं ऑलरेडी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बाकायदा गूगल पे जाकर साइट कॉलन उसका जो है vu.edu.p के डोमेन सारे यूआरएल जो है वो निकाल देगा। और जैसे ही इसमें एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये टूल बाय एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और आप जब गूगल में सर्च करेंगे, तो आपको हर टूल के नीचे इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा कि इस लिंक के क्या स्टैट्स हैं। तो आपको बजाय इसके कि पेज पे जाकर आप उसको चेक करें, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। सो ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे ले आता है। हमने इसको देखना है कि ये क्या क्या कर सकता है। सो इसमें सबसे पहले आप गूगल के इंडेक्स देख सकते हैं। इसमें आप, क्योंकि एसईएम रश ने बनाया, तो एसईएम रश अपना टूल भी इंटीग्रेट करता है इसमें। सो इसमें एसईएम रश के भी स्टैट्स आ रहे हैं, जिसमें बैकलिंक्स की क्वांटिटी आ रही है, लिंक्स की डोमेन की बैकलिंक्स की क्वांटिटी आ रही है, फिर बिंग में कितने पेजेस इंडेक्स हैं वो भी आ रहे हैं। आप जिस भी लिंक को आप वेरीफाई करना चाहें, आप उस पर क्लिक करें और उसको ओपन कर लें। इसका रैंक जो है एलेक्सा के अंदर 7.46 थाउजेंड है, और इसकी एज जो है तकरीबन वो 2002 से रजिस्टर्ड है। फेसबुक पे इसके 86 यूआरएल्स हैं, और गूगल में इसके गूगल प्लस में कोई भी यूआरएल नहीं है। अब इसके आगे मोर डेटा की ऑप्शन है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से भी नज़र आएंगी। लेकिन मैं बजाय इस टूल बार को यूज़ करने के, मैं इसमें मज़ीद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पेज इन्फो, डायग्नोसिस, इंटरनल, एक्सटर्नल और डेंसिटी, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। सो आप भी अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली इस पेज इन्फो पे क्लिक करें, तो सारा का सारा जो स्टैट्स हैं आपके एक अलग पेज पे वो आपको शो कर देगा। सो बेसिकली एक रिपोर्ट की तरह आपके सामने एक डेटा ओपन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि ये कैसे कैसे यहाँ पर आप इसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहला टैब जो है वो पेज इन्फो का है। इस पेज इन्फो में आपको बता देगा कि जी आपका पेज का टाइटल क्या है, कीवर्ड्स कितने हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, और सर्वर कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेज का टाइटल विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, और जो कि इसका नाम है। अब क्या ये ठीक है टाइटल या नहीं ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है। ये टूल आपको नहीं बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है। ये टूल सिर्फ आपको ये बताएगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
उसके बाद कीवर्ड्स की ऑप्शन आप देख रहे हैं वो एम्प्टी है, डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन एम्प्टी है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि मैं विश्व यूनिवर्सिटी के पेज पे आता हूँ, वहाँ से मैं इसका सोर्स पे जाता हूँ, कंट्रोल यू से आप सोर्स में जा सकते हैं। जैसे आप सोर्स में जाएंगे और देखेंगे इसके मेटा टैग्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ जो टाइटल का टैग है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये टॉप की आप देखेंगे रो नंबर 4 में ये टाइटल का टैग एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा है, और यही टाइटल वो टूल भी आपको दिखा रहा है उस एक्सटेंशन के अंदर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से आपको ढूंढना पड़ता है कि इसमें डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, इसमें कीवर्ड्स हैं कि नहीं, लेकिन इस टूल ने आपको सामने एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि इसकी डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, टाइटल भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि लोग विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सर्च कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के बारे में यूनिवर्सिटी है, या लाहौर भी लिखा जा सकता था, पाकिस्तान भी लिखा जा सकता था इसके अंदर, मतलब लोकेशन भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि विश्व यूनिवर्सिटी के और भी कैंपसेस हैं। मैं आगे चलता हूँ, आगे पैरामीटर्स देखेंगे तो इसमें पेज का कैशे डेट बता रहा है। ये वो कैशे डेट होती है कि गूगल ने कब आपको लास्ट टाइम क्रॉल किया था। अब आप देखेंगे लास्ट टाइम इस वेबसाइट को क्रॉल 4 दिसंबर को किया गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो अगेन आप उसकी वेबसाइट में जाकर आप वो देख सकते हैं गूगल में लास्ट वर्जन कौन सा क्रॉल हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली ये सिर्फ मेनली ये रोल प्ले करता है कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत अरसे से इंडेक्स नहीं हुई या क्रॉल नहीं हुई, तो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही, और इसलिए वो बहुत जल्द आपकी वेबसाइट पे आता नहीं है। आपने इसको जल्दी बुलाना है तो आपको बार बार कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ़ौरन क्रॉल हो जाए। अभी चैलेंज ये आएगा कि अभी 4 दिसंबर को लास्ट टाइम में क्रॉल हुई थी, और अगर हम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अगर गूगल इसको क्रॉल नहीं करता, इस दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली होगी वेबसाइट में वो क्रॉल नहीं होगी। इसी तरह से फेसबुक, गूगल प्लस और पिंटरेस्ट और लिंक्डइन के जितने भी यूआरएल शेयर होंगे वो भी यहाँ पर ये टूल आपको बता देगा। फिलहाल इसका एसईओ से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। आगे चलें तो डोमेन के मैंने आपको जैसे पहले बताया टूल बार में नज़र आ रहे थे कि गूगल में कितने इंडेक्स्ड हैं, याहू में कितने इंडेक्स्ड हैं, बिंग में कितने इंडेक्स्ड हैं, एलेक्सा में कितना रैंक है। ये सब टूल आपको इजीली यहाँ पर रैंकिंग्स के यहाँ पर सारे स्टैट्स बता देगा, जो कि आपको मैन्युअली सर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसकी एज क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। बाकी ये जो आप सर्कल देख रहे हैं बेसिकली एसईएम रश का लोगो है। इन सर्कल्स ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये पेड टूल है एसईएम रश। अगर आप पेड टूल ख़रीदेंगे तो वो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल देगा। अक्सर एरर आता है, एरर का मतलब ये है कि टूल में मसला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक्सटेंशन में मसला है। सो बाकी अगर यॉन्डेक्स का आप देखें सर्च इंजन, तो उसके भी यहाँ पर काफ़ी स्टैट्स हैं। अगर आप यॉन्डेक्स का सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं या उसके लिए एसईओ कर रहे हैं तो आपके लिए स्टैट्स इंपॉर्टेंट है। मैं नीचे जाऊँगा, बैकलिंक्स का डेटा, आपकी वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं ये आपको बेसिक टूल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही मिल जाएगी। एसईएम रश पेड टूल है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं और आपने टूल लेना है कि जिसमें आप बैकलिंक्स मॉनिटर कर सकें, क्रिएट कर सकें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा टूल है। सो आप जब इसको बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में डेटा मिलेगा। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो शायद मुझे फ्री वर्जन में डिटेल में डेटा ना मिले। सो आपने ये देखना है कि अगर आप पेड पैसे देना चाह रहे हैं या अपने क्लाइंट से कहेंगे पैसे देना चाहता है वो, तो इस टूल को बाय करें ताकि आपके पास ये डेटा ज़्यादा एक्सेस में हो। जैसे कि आप देखेंगे मैंने उस पर क्लिक किया था, वो एसईएम रश की वेबसाइट पे मुझे ले गया, और वहाँ जाके मुझे वो बैकलिंक्स के टैब में, ये लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि मैं बैकलिंक्स के टैब में हूँ। यहाँ पर वो ये बताएगा कि बेसिकली इस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने मुझे कहा कि लॉगिन करें, और आई डोंट नो कि मैं लॉगिन किए बगैर इसको देख सकूँगा कि नहीं। वो मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा। सो इसका मतलब ये है कि हम इसको फ्री वर्जन में शायद ना देख सकें। तो आप ये याद रखिएगा कि हमने ये टूल फ्री डाउनलोड किया है, जिसमें फ्री स्टैट्स हम यूज़ करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेड इन्फॉर्मेशन देने की जब तक कि आपको क्लाइंट पे ना करे। नेक्स्ट है कीवर्ड डेंसिटी का सेक्शन, जिसमें आपको ये टूल बड़े अच्छे तरीके से ये बताता है कि आपके टोटल पेज पे कितने वर्ड्स हैं, और हर पेज के ऊपर सिंगल वर्ड कितने की वर्ड्स हैं, और उनकी डेंसिटी क्या है, वो कहाँ पर टाइटल में है कि नहीं, उसको कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, और उसमें से उसकी डेंसिटी क्या बनती है। आपको याद होगा कि हमने डेंसिटी डिस्कस की थी ऑन पेज के अंदर, कीवर्ड डेंसिटी मैटर करती है। अगर आपने ये पेज एक पर्टिकुलर कीवर्ड की अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ किया है तो आप देखना चाहेंगे कि वो कीवर्ड एक्चुअली कितनी दफ़ा रिपीट हुआ और उसकी डेंसिटी क्या शो हो रही है। सो ये आप मैनुअली करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, टूल आपको इजीली बता सकता है। सिंगल वर्ड, डबल वर्ड, 3 वर्ड्स और 4 वर्ड्स, आपने अगर 4 वर्ड यूज़ किए हैं तो उसकी एक फ्रेज़ जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड में उसकी डेंसिटी क्या बन रही है। सो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और टोटल पेजेस के जो वर्ड्स हैं उसमें से तकरीबन 5% डेंसिटी है इस कीवर्ड की, जो कि टाइटल में भी आ रहा है। आप जहाँ से भी देखेंगे कि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या कीवर्ड में ये जो है कीवर्ड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले ये इसका पेज इन्फो का पेज था। उसके बाद मैं डायग्नोसिस में जाऊँगा।
जिस तरह से एक डॉक्टर डायग्नोसिस करता है आपकी प्रॉब्लम का, ये टूल भी डायग्नोसिस करता है प्रॉब्लम्स वेबसाइट के अंदर। सो आप ऊपर देख सकेंगे कि सबसे ऊपर वो बता रहा है कि इसके टेस्ट के मुताबिक 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पास हैं, 7 में एरर है और 7 में वार्निंग्स हैं। इसको देख लेते हैं मजीद कि ये क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले पेज ऑडिट में पेज एनालिसिस होता है, यूआरएल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 26 कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये यूआरएल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है default.aspx ये नहीं आनी चाहिए, ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। vu.edu.pk पे अगर यूआरएल ओपन हो जाए तो वही इनफ है, हमें आगे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। टूल मुझे चेक मार्क देकर बता रहा है कि ये ठीक है, लेकिन मुझे पता है ये ठीक नहीं है। सो यहाँ पर डिफरेंस आएगा कि टेक्नोलॉजी आपको ब्रेन वर्क करके नहीं देगी, दिमाग आपने अपना लगा के देखना है कि इसमें क्या ठीक है या क्या नहीं ठीक है। तो इसको मैं ठीक इस तरह से नहीं कहूँगा, डोमेन छोटी है, येस गुड इनफ, बट डोमेन में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं क्लाइंट से बात करूँगा कि भाई इसको आप रिमूव करवाएं, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, या आप अपने डेवलपर से खुद रिमूव करवा सकते हैं। कैनोनिकल टैग्स की हमने बात की थी डुप्लीकेट कंटेंट में, तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कैनोनिकल, अगर डुप्लीकेट कंटेंट से बचना है तो आप इसमें कैनोनिकल टैग ऐड करवा सकते हैं। आप कोई बगैर सोर्स में जाके देखें, आपको यहाँ टूल में पता चल गया कि कैनोनिकल टैग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। टाइटल 30 कैरेक्टर्स का है, वो बता रहा है कि ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये ठीक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास टाइटल की लिमिट 65 से 70 कैरेक्टर्स तक की होती है। आपने सिर्फ 30 कैरेक्टर यूज़ किए हैं, बाकी स्पेस आप एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ये एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपने मिस की। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पर आप बेहतर तरीके से टाइटल लिख सकते हैं। जब आपके पास स्पेस है तो आप उसको क्यों ना यूज़ करें। तो बेसिकली टूल आपको ठीक बताएगा, लेकिन आपने दिमाग से सोचना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड, जितना भी मैंने कोर्स अभी तक पढ़ाया आपको, उसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि ये टाइटल ठीक नहीं है, और उसके हम अगेंस्ट कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। डिस्क्रिप्शन नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। 0 कैरेक्टर्स ये होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम 160 होनी चाहिए, लेकिन 300 तक भी अलाउड है अब डिपेंडिंग ऑन गूगल उसको कैसे शो करता है। सो आप ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इसी तरह से कीवर्ड का हमने देखा था कि वो गूगल कंसीडर नहीं करता, कुछ लोग इसको रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सो इसका होना ना होना ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। सो आप अगर नहीं भी रखेंगे तो भी ठीक है, अगर क्लाइंट इसको रखने को कहता है तो आप कीवर्ड्स भी रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे आगे हेडिंग्स में वो बता रहा है कि कितनी हेडिंग्स है पेज के ऊपर। तकरीबन उसने बताया कि एक H1 हेडिंग है, बाकी सब 0 बता रहा है। ये HTML की हेडिंग्स हैं, और H1 के अंदर बेसिकली वो भी ओरिजिनल टेक्स्ट। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि H1 की हेडिंग्स हैं या नहीं, अगर हैं तो कितनी हैं, और अगर H1 की हेडिंग एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है। तो वो भी एरर दे रहा है आई गेस कि H1 प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। आप इसको मज़ीद डिग इन करके देखेंगे कि क्यों ये एरर दे रहा है और इसके अगेंस्ट कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। फिर इमेजेस की बात हो रही है, इमेजेस में ऑल टैग्स डालना होता है। इमेज एसईओ के लिए हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर किसी 7 इमेजेस लगे हुए हैं, और 7 के ऊपर मतलब 7 इमेजेस के ऊपर ऑल टैग नहीं है। टोटल इमेजेस कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन 7 ऐसे इमेजेस हैं जिनके ऊपर ऑल टैग्स नहीं लगे हुए। टेक्स्ट टू HTML रेशो का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट कितना है और उसका कोड कितना है। अगर आपका टेक्स्ट कोड से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर HTML कोड ज़्यादा है और टेक्स्ट कम है तो मसला है। अभी फ़िलहाल 100% अगर कोड है तो तकरीबन 35% टेक्स्ट है, जो कि ऑलमोस्ट ठीक है। मिनिमम 15% होता है, मैक्सिमम आप 50, 60, 70, 80% जितना भी आप कर सकें आपके लिए बेहतर है। फ्रेम्स एक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है जो कि अब गूगल पसंद नहीं करता। अगर आपकी वेबसाइट में फ्रेम्स हैं तो आपको यहाँ पर ये टूल बता देगा। आप अपने डेवलपर से डिस्कस करें कि भाई ये फ्रेम्स हमारी एसईओ को अफेक्ट कर सकते हैं, या तो इन फ्रेम्स या आई फ्रेम से अवॉइड करें, या इसको मेक श्योर करें कि आपकी फ्रेम्स जो हैं ये आई फ्रेम्स आपकी वेबसाइट पे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आइडियली अब जितनी रिस्पॉन्सिवनेस का दौर है उसमें आई फ्रेम्स अब नहीं चलते। तो आई फ्रेम्स बेसिकली एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिस पे वेबसाइट्स बनाई जाती थी पहले। फ्लैश भी ऑब्सोलीट हो चुका है, फ्लैश नहीं है। फ्लैश की वेबसाइट अगर है तो यहाँ पर वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा, अगर है तो आपको उसको रिमूव करवाना है, क्योंकि फ्लैश गूगल में इंडेक्स नहीं होता। आप अगर आपका कंटेंट फ्लैश फाइल के अंदर पड़ा हुआ है तो उसका मतलब उसकी एसईओ नहीं हो सकती। तो अगर आपको क्लाइंट फ्लैश की वेबसाइट एसईओ करने के लिए दे तो आप उससे कहेंगे कि वेबसाइट दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फ्लैश नहीं मिलता, विच इज़ गुड इनफ, तो वो आपके लिए ठीक है। माइक्रो फॉर्मेट, स्कीमा, ओपन ग्राफ, ट्विटर कार्ड, ये सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस पेज के ऊपर। गूगल ये टूल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यहाँ से आप 1 क्लिक करके इसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें माइक्रो फॉर्मेट या स्कीमा वगैरह लगे हुए या नहीं। हमने पहले भी टेस्ट किया था इसको, इसमें नहीं थे। ओपन ग्राफ टैग्स भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल एसईओ या एसईओ सोशल मीडिया के अंदर अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बेहतर करनी है तो आप ओपन ग्राफ टैग लगाते हैं। इस वेबसाइट पे हैं कि नहीं आपको ये टूल आराम से बता देगा, ओपन ग्राफ के बारे में भी और ट्विटर कार्ड के बारे में भी। AMP मैंने आपको बताया था कि AMP एक और डिफरेंट वर्जन है, जिस तरह से गूगल
फेसबुक ने अपना फेसबुक इंस्टेंट पेजेस लॉन्च किया था, गूगल ने AMP लॉन्च किया था। अगर आपकी वेबसाइट AMP नहीं है तो आपको ये टूल बता देगा, अगर AMP है तो भी बता देगा। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट AMP फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट मोबाइल में गूगल खुद स्पीडीली लोड कर सके। मेटा व्यू पोर्ट एक टेक्निकल टर्म है कि आपने व्यू पोर्ट डिसाइड किया है कि नहीं, ये आपने बताना होता है। अगर आपका चेक मार्क नहीं है तो अपने डेवलपर से बात करें और इसको आप फिक्स करवा सकते हैं। robots.txt फाइल XML साइट में हमने डिस्कस किए थे, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर एरर आएगा और आपने फ़ौरन वो ऐड करवाने हैं जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। अगर ये हैं तो इसका मतलब ये ठीक है। लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं हुई, आप मेक श्योर करें कि अपने डेवलपर से बात करें कि भाई लैंग्वेज का टैग्स डालो। अगर आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल है फिर तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश है तो फिर भी डालने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गूगल इसको मॉनिटर करता है। और अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका एक स्कोर मिस हो रहा है। आप इसको डलवाएं, या आप उसमें खुद भी अगर डेवलपमेंट जानते हो तो ऐड कर सकते हैं। डॉक टाइप में आपको ये पता चलता है कि जी XHTML क्या करता है। इनकोडिंग में आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये किस तरह से इनकोड हुआ हुआ है। सो ये बेसिकली दोनों चीज़ें आपके डेवलपर ने देखनी होती हैं। आपको डॉक टाइप क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनाई है। तो अगर वो ठीक आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। इनकोडिंग भी अगर नहीं ठीक आ रही तो उसमें डेवलपर से कहें कि इसको ठीक करें। गूगल एनालिटिक्स नहीं है तो आपको ये टूल बता देगा कि गूगल एनालिटिक्स नहीं है, तो आप गूगल एनालिटिक्स डलवाएँ। फेव आइकन बेसिकली ये आप देख रहे हैं, आप ब्राउज़र में छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, जिस तरह गूगल का ये G लिखा हुआ है, ये SEO का ये SQ लिखा हुआ है और विचुअल यूनिट्स का VU लिखा हुआ है। इसको फेव आइकन बोलते हैं। ये फेव आइकन आपकी वेबसाइट में होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ऊपर ये ऐसे ब्लैंक यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप ये डालेंगे तो गूगल में और बाकी जगहों पर ये आपका URL विजिबल होगा। आपको नहीं पता तो आप अपने डेवलपर से बात करें कि कैसे ऐड करवाना है। इसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स की यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट में अपने ही इंटरनल लिंकिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है तो आपको यहाँ सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि इस पेज से बाकी पेजेस पे कौन कौन से लिंक्स जा रहे हैं। तो आप यहाँ से उनको ऑडिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं कि वो कैसे ठीक करना है। अगर आपको आपकी वेबसाइट से बाकी वेबसाइट पर लिंक्स जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल लिंक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप ऑडिट कर सकते हैं कि आपने कौन से लिंक्स हटाने हैं, कौन से लिंक्स रखने हैं। अगर कोई लिंक नहीं ठीक तो आप उसको यहाँ से बताएंगे कि देख सकते हैं ईजीली कि भाई ये लिंक्स क्यों हैं। तो अगर आपको कोई हिडन लिंक है जो नज़र नहीं आ रहा देखने में, लेकिन वो भी आपको यहाँ पर ये टूल आपको आराम से निकाल देगा। डेंसिटी का एक और टैब है। डेंसिटी में जैसे कि हमने पेज इन्फो के पेज पे देखा था कि नीचे डेंसिटी के उसने टॉप 10 हमें कीवर्ड्स दिखाए थे। डेंसिटी में एक्चुअली बेसिकली डिटेल में आपको सारे के सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे, जिसमें आपको ये बताएगा कि टोटल वर्ड्स कितने हैं। और उसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3, 4 आपको सारे के सारे जो है ना वर्ड्स की लिस्ट बता देगा A to Z। आप इससे ये देख सकेंगे कि ऐसा कोई कीवर्ड जो एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है वो आपको सिंगल वर्ड में, डबल वर्ड में, 3 और 4 वर्ड्स में आपको वो सारी ऑप्शन यहाँ मिल जाएगी। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपको कीवर्ड 3 वर्ड का है तो क्या 3 वर्ड्स के वो इतनी डेंसिटी है उसकी जितनी आपको चाहिए थी, और उसकी क्या उतनी प्रोमिनेंस भी है, और कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है। अगर वो 3 to 5% से ज़्यादा है तो आप उसको कम करेंगे, अगर कम है तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपका एक्चुअली ओरिजिनल जो टेक्स्ट है पूरी वेबसाइट में कितना है, वो सारे के सारे यहाँ से ये टूल उठा के आपके सामने रख देगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली टेक्स्ट है कितना। आपको देखने में कुछ और लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर एक्चुअली कुछ और आ रहा है। तो ये सारा टेक्स्ट गूगल भी रीड करेगा और ये टूल भी रीड करेगा। उसके बाद कंपेयर URL डोमेन्स हैं। ये बेसिकली अगर आपने 2-4 डोमेन्स आप कंपेयर करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, तो अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर ही जो है ये बात करेंगे कि ये टूल कैसे हेल्प करता है। सो आई होप कि आपको ये टूल समझ आएगा। इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं।